मुझे साफ साफ बताओ। वो अपना हाथ झटकते हुए बोले, मैं तुम्हें एक यूनिट गिफ्ट करूंगा। उनके शब्द बिजली की तरह करके। मैं देख रहा हूँ कि फेलिक्स के चेहरे का रंग उड़ गया है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, मुंह खुला है और शरीर हल्का सा डगमगा रहा है। वे पिंग तो पूरी तरह से दंग है। वो पहले मिस्टर लू को देखती है, फिर मुझे, फिर अपने बॉयफ्रेंड को, जिसे देखकर लग रहा है जैसे उसकी जान निकल गई हो। मुंह खुला है पर आवाज नहीं निकल रही। जैसे ही मिस्टर लू हमें प्राइवेट रूम में ले जाते हैं, वहां मौजूद तीनों एग्जीक्यूटिव्स चौंक जाते हैं। वो बहुत जोश में है। चलो इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये है मिस्टर जैसन चेन, मेरे लकी चार्म। तीनों एग्जीक्यूटिव्स खड़े होकर सिर हिलाते हैं, हालांकि उनके चेहरों पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा है। उनका लकी चार्म इतना जवान और साथ में बीवी बच्चा भी। मिस्टर लू खुद मेरे लिए चाय डालते हैं। छोटे भाई, पिछली बार तुम्हारी टिप की वजह से हमने तुम्हारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्राइस बढ़ाए और मैं अभी अगले 2 साल के लिए उस एरिया में पूरी तरह कमिट करने का फैसला किया है। मैंने शांति से अपना कप नीचे रखा। मिस्टर लू, सबवे एक्सटेंशन कंफर्म हो गई है। अगले 5 सालों के लिए निंगाई का फोकस ईस्ट की तरफ नहीं होने वाला। क्या? वो तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं। मार्केटिंग हेड डायरेक्टर वॉन्ग माथे पर बल लाते हुए कहते हैं, मिस्टर चेन, आपके कहने का क्या मतलब है? हमने बहुत रिसर्च की है, उस एरिया में काफी लैंड रिसोर्स है, बूस्ट भी है, उसकी वैल्यू अभी बहुत कम आकी गई है। इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टर जो कहते हैं, और म्युनिसिपल गवर्नमेंट की वर्क रिपोर्ट में भी साफ तौर पर सिटी फ्रेमवर्क को पूर्व की ओर बढ़ाने की बात कही गई है। पॉलिसी डायरेक्शन एकदम क्लियर है। वाइस प्रेसिडेंट जांग चुप रहते हैं, पर उनकी आंखों में शक साफ दिख रहा है। मिस्टर लू आगे झुकते हैं, मेरे बोलने का इंतजार करते हुए। मैं उनसे नजरें मिलाता हूँ। आपने जो भी कहा वो सही है, लेकिन आप एक डिसाइसिव वेरिएबल भूल रहे हैं। एंटी करप्शन एनफोर्समेंट। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। नए मेयर का ट्रांसफर पड़ोसी शहर के साउथ डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल ही एक बड़ा पॉलिटिकल शेकअप हुआ था। अगर उनका पहला कदम गवर्नेंस साफ करना नहीं है, तो वो अपनी अथॉरिटी कैसे जमाएंगे? मैं मेज पर अपनी उंगली हल्के से हपथपाता हूँ। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा लैंड ट्रांसफर, रिलोकेशन कंपनसेशन और कंस्ट्रक्शन बिडिंग शामिल है। ये सब बहुत उलझा हुआ है। सेंसिटिव पीरियड में वो इसे हाथ नहीं लगाएंगे, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ। बल्कि वो उस दिशा को चुनेंगे जहाँ रेजिस्टेंस कम हो और रिजल्ट जल्दी दिखे। मैं साउथ वेस्ट की तरफ इशारा करता हूँ। ओल्ड सिटी रेनोवेशन, रिवरसाइड एक्सपेंशन। वहाँ प्रॉपर्टी राइट्स इतने उलझे हैं कि कोई दखल देने की हिम्मत नहीं करता। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिवर व्यूज का रिसोर्स है, बस थोड़ी पॉलिसी की मदद चाहिए और वैल्यू तुरंत बढ़ जाएगी। रही बात ईस्ट की, मैं अपना सिर हिलाता हूँ। अभी वो एक प्रेशर कुकर की तरह है, जो भी उसमें कूदेगा एंटी करप्शन क्रैकडाउन के वक्त फंस जाएगा। कम से कम 3 से 5 साल के लिए सब ठप हो जाएगा। मेरे बोलते ही वहां एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने देखा उन तीनों एग्जीक्यूटिव्स के चेहरे जम गए। मिस्टर लू का हाथ हवा में रुक गया, चाय का प्याला उठा हुआ था। उनके चेहरे पर हैरानी अब समझ में बदल रही थी। उन्हें अचानक कुछ दिन पहले एक डिनर पर किसी ऑफिशियल की कही हुई कोई बात याद आ गई कि पुराने इलाकों को सुधारना भी एक रास्ता हो सकता है। मैंने मियाँ की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी थी और वो हैरानी से मुझे देख रही थी। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, मिस्टर लू बुदबुदाए। अचानक उन्होंने अपना कप नीचे रखा और खड़े हो गए। वो टेबल के पास आए, टीपॉट उठाया और खुद मेरे कप में चाय डाली। सिर्फ इकोनॉमिक्स देखना और पॉलिटिक्स को भूल जाना, ये तो बेवकूफी है। छोटे भाई चेन, आज तुमने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैंने देखा उन तीनों एग्जीक्यूटिव्स की सांसें थम गई। उन्होंने मिस्टर लू को कभी किसी के सामने इतना झुकते नहीं देखा था। मैं मुस्कुराया। मिस्टर लू, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बस यूं ही कह दिया, गलत हूं तो बुरा मत मानिएगा। यूं ही कह दिया। मिस्टर लू ने सिर हिलाया। तुम्हारी हर बात कीमती थी। नहीं, कीमती कहना भी कम है। ऐसी समझ की कीमत तो अरबों में है। मिस्टर लू वापस बैठ गए। उनकी आंखों में चमक थी। छोटे भाई, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं इसे मुफ्त में नहीं लिखता। मेरी बात अभी भी वही है, तुम्हें जो भी प्रॉपर्टी चाहिए मैं वो तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। टेबल के नीचे मियाँ ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना सिर हिलाया। गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, खरीदना है खरीद ही तो तुम्हें कौन सी चाहिए? अपनी पसंद चुन लो, मैं तुम्हें एकदम लोवेस्ट प्राइस पर दूंगा। मैं मुस्कुराया। नहीं, असल में मुझे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के वांजा हुई होलसेल मार्केट में एक स्टॉल चाहिए और साथ ही पास के वार्म होम कॉम्प्लेक्स में एक छोटा यूनिट। 800 या 900 स्क्वायर फीट काफी होगा। मैंने देखा कि कमरे में सब सन्न रह गए। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वो तो बस बचा कुचा लो प्रायोरिटी इलाका है जिसे कंपनी ने बाद में डेवलप किया था। वो लो एंड है, वहाँ मुश्किल से कोई प्रॉफिट होता है। छोटे भाई, तुम मजाक कर रहे हो ना? मिस्टर लू ने माथे पर बल डाला। वो इलाका बहुत दूर है, मैं तुम्हें उसकी जगह गोल्ड कोस्ट में एक रिवरसाइड फ्लैट देता हूँ। मैंने फिर से अपना सिर हिला दिया। मैं फलों का बिजनेस करता हूं। मार्केट मेरे लिए सही है और उसके ठीक बगल में अपार्टमेंट होने से रोजाना की जिंदगी आसान हो जाएगी। मिस्टर लू ने कुछ सेकंड्स तक मुझे देखा, फिर अचानक मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कुराहट में हार और सच्ची तारीफ दोनों थी। ठीक है, अगर तुम खरीदने की जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उन्होंने टेबल थपथपाई। तो डील ये है, जो भी स्टॉल चाहिए कॉस्ट प्राइस पर ले लो, 1 लाख में। उससे एक पैसा भी ज्यादा दिया तो हमारी दोस्ती खत्म। 1 लाख, ये तो बेसिकली मुफ्त में देने जैसा है। मैं अपना कप उठाता हूँ। डील। थैंक यू मिस्टर लू। हमारी टी कप्स धीरे से टकराते हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मियाँ की नजरें पूरे समय मेरे चेहरे पर टिकी है। वो मुझे देखती है, फिर उन तीनों एग्जीक्यूटिव्स को जो अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके होंठ खुलते हैं जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर आखिर में वो कुछ नहीं कहती। हमने अगले दिन शॉप देखने के लिए मिस्टर लू के साथ सब सेट किया, फिर घर के लिए निकल गए। मियाँ पहले फ्रूट स्टैंड की तरफ जाती है। चूंकि प्लान एक छोटे स्टॉल से मेन मार्केट में एक बड़े होलसेल सुपरमार्केट में अपग्रेड करने का है, तो स्टैंड का सारा छोटा मोटा सामान पहले ही साफ करना होगा। मैं चेनी को गोद में लेकर उससे पहले घर की ओर चल देता हूँ।
हमने अभी बिल्डिंग में कदम रखा ही था कि मिसेस वोंग ने हमें रोक लिया। उनका पोता भी उनके साथ था। अरे देखो तो कौन है, नन्ही चेरी। पिछली बार जब तुम शाओ बाओ से लड़ रही थी तो उसकी दादी ने तुम्हें क्या बताया था? बच्चों को तमीज से रहना चाहिए, अगर बात नहीं मानोगी तो बीमार पड़ जाओगी। सुना तुमने? ये सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कोई नहीं जानता कि मेरी बेटी तमीज वाली है या नहीं। वो बीमार इसलिए हुई क्योंकि वो शरारती है और सुनती नहीं। ये सब बकवास है। वो थोड़ा पीछे की तरफ देखा। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ चेरी, अब से अगर बाहर का कोई भी तुम्हें बुरा महसूस कराए तो तुम आकर अपने पापा को बचा लेगा। मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ। अरे रुको, वो मेरे पीछे भागती है। सुना है चेरी की बीमारी में बहुत पैसा लगा, क्या तुम अपार्टमेंट बेच रहे हो? मैं रुक गया। तुम्हें किसने बताया? बातें फैल ही जाती है। अगर सच में बेच रहे हो तो मैं ले लूंगी। हम पुराने पड़ोसी है तो ज्यादा दाम मत लगाना। वो अपने पोते की गंदी जिम में हाथ डालती है, एक कैंडी निकालती है और उसे चेरी के मुंह की तरफ बढ़ाती है। लो कैंडी खाओ। मैं झटके से हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई पड़ता हूँ, कैंडी लेता हूँ और उसे फेंक देता हूँ। अपार्टमेंट बिकाऊ नहीं है, बेकार की बातें मत सुनो। हम मुड़कर ऊपर चल देते हैं। पीछे से उसकी गालियां आती है। बेवकूफ कहीं के, समझते क्या हो? तुम कंगाल ही रहोगे। जब मिया वापस आई और सुना कि वो मिसेस हुआंग थी, उसका चेहरा उतर गया। वो हमेशा से इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी गॉसिप रही है। छोड़ो उसे, हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हमें अंदाजा नहीं था कि एक अफवाह क्या तूफान ला सकती है। अगली शाम मैं चेरी के साथ खेल रहा हूँ, तभी मिया का फोन बजा। वो फोन उठाती है, कुछ सेकंड सुनती है और उसके भाव बदल जाते हैं। मम्मी क्या अपार्टमेंट बेच रहे हैं? ऐसा नहीं है मम्मी। मम्मी कॉल कट गया। वो मेरी तरफ देखती है, भावें तनी हुई है। मम्मी कह रही हैं कि मिसेस हुआंग उन्हें सुपरमार्केट में मिली थी। उसने कहा हम घर बेच रहे हैं। पापा गुस्से में हैं। मैं जवाब देने ही वाला था कि मेरा फोन बजा। मिस्टर लू की सेक्रेटरी कल शॉप देखने का टाइम कंफर्म कर रही है। मैंने फोन रख दिया। मैं देख रहा हूँ कि मियाँ मुझे देख रही है, कुछ कहना चाहती है पर रुक रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो सिर हिलाती है, फिर कहती है डैड एक बार मन बना ले तो अड़ जाते हैं। अगर उन्होंने मिसेस हुआंग की बात मान ली तो वो कुछ जरूर करेंगे। मैं उसका हाथ थामता हूँ। कल पेपर वर्क सुलझते ही सब साफ हो जाएगा। वो सिर हिलाती है पर उसकी चिंता कम नहीं होती। मुझे नहीं पता कि ठीक इसी पल रिचर्ड घर में प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढ रहा है। उसे वो मिल जाते हैं। वो उस ला किताब को पढ़ता है। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा है। तो उसे ये अपार्टमेंट चाहिए। ठीक है, कोशिश करने दो। लिंडा पास खड़ी है, आंखें लाल है। क्या तुम पक्का ये करना चाहते हो? रिचर्ड, हमारी बेटी का क्या होगा? उसका रिश्ता खत्म समझो। उस आदमी के लिए वो पागल हो गई है। जैसन की नजर इस पर पड़ गई तो माँ बेटी कहीं की नहीं रहेंगी। वो कागजात जेब में रखता है और अपनी दांत पीसता है। मैं ये कल ही कर रहा हूँ। मैं इसे रिवर्स मॉर्गेज प्रोग्राम में डाल दूंगा। एक बार कागजात बन गए तो उनका इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। जब तक जेसन बाहर नहीं आता और मियाँ डिवोर्स नहीं देती, वो यहाँ कदम नहीं रखेंगे। लिंडा अपना मुंह खोलती है पर कुछ कहती नहीं। बाहर रात का सन्नाटा गहरा है। बिल्डिंग की लाइट्स एक एक करके बुझ रही हैं। ब्रेकफास्ट के वक्त मियाँ सच में खुश लग रही है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो आज के लिए कितनी एक्साइटेड है। चेरी अपने नन्हे पैर चलाती है और पूछती है मम्मी क्या हम एक बड़ी फलों की दुकान ले रहे हैं? मियाँ चहकते हुए कहती है बिल्कुल सही। चेरी जो चाहे वो फल खा सकती है। ये किचन में गरम दलिया और फ्राइड एग्स की खुशबू फैली है। सब कुछ सादा और शांत है पर ये ज्यादा देर नहीं टिकता। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मियाँ दरवाजा खोलने जाती है। बाहर रिचर्ड और लिंडा खड़े हैं, दोनों गुस्से से पीले पड़े हुए। डैड मॉम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? रिचर्ड क्या हमने तुम्हारे अपार्टमेंट बेचने की प्लान में खलल डाल जाती है? अपार्टमेंट बेचना? मियाँ सन्न रह जाती है। लिंडा लाल आंखों से मेरी तरफ इशारा करती है। जैसे चेन अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे तो अब हमारे अपार्टमेंट पर नजर है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखता हूँ। डैड मॉम आप गलत समझ रहे हैं, मुझ पर किसी का पैसा उधार नहीं बेच रहे हैं। चुप रहो। रिचर्ड मुझे बीच में ही टोक देता है। क्या तुम्हारे मुंह से एक भी सच निकलता है? वो मियाँ की तरफ मुड़ता है, आवाज ऊंची करते हुए। ये शादी अभी खत्म होती है। इसी वक्त ये 2 मिलियन डॉलर के कर्ज छत बेचने वाला है और तुम इसे डिवोर्स नहीं दोगी? क्या तुम चेरी को सड़कों पर ले जाना चाहती हो? मियाँ की आवाज में घबराहट है। डैड मॉम आप गलत समझ रहे हैं, ये सच नहीं है। आपको ये बकवास किसने बताई? क्या हमें किसी के बताने की जरूरत है कि पूरा मोहल्ला पे कर रहा है? लिंडा की आंखों में आंसू है। बेटा तुम्हारी माँ का दिल टूट रहा है, उसे छोड़ दो, वापस आ जाओ। हम अपार्टमेंट रख लेंगे और चेरी की दवाइयों का खर्चा भी उठा लेंगे। मैं उसे नहीं छोड़ रही। मियाँ की आवाज में तल्खी है। हमें पता है हम कैसे रह रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कि आप हमारे फैसले ले। रिचर्ड चिल्लाते हैं तुम्हें क्या पता, तुम पागल हो। मुझे सीधा जवाब चाहिए। उनकी आंखें उसकी आंखों में गड़ी हैं। तुम उसे डिवोर्स दे रही हो या नहीं? मियाँ होठ काटती है। नहीं। ठीक है। उनका सीना धौकनी सा चल रहा है। तो मैं अपार्टमेंट वापस ले रहा हूँ। अब तुम्हारे साथ जो भी हो उससे एचएसयू फैमिली का कोई मतलब नहीं है। समझ लो कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। वो शब्द मियाँ को सीने में कील की तरह चुभते हैं। उसका शरीर डगमगाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू है पर वो उन्हें गिरने नहीं देती। वो अपने पिता के उस बिगड़े चेहरे को देखती है और अपनी माँ को रोते हुए जो आंखें नहीं मिला पा रही। फिर वो आंखें पहुंचती है। उसकी आवाज कांप रही है पर साफ है। हम डिवोर्स नहीं ले रहे। अगर आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। अपार्टमेंट हमें नहीं चाहिए। हम आज ही निकल रहे हैं। रिचर्ड की आंखें फटी रह जाती है, जैसे वो अपनी बेटी को पहली बार देख रहे हो। ठीक है बढ़िया, वो गुस्से से कांप रहे हैं। मैं कल अपार्टमेंट लेने आ रहा हूँ। वो लिंडा का हाथ पकड़कर जाने के लिए मुड़ता है। लिंडा लड़खड़ाते हुए उसके पीछे जाती है। तुम ऐसे कैसे हो गए? तुम्हारे पापा बस तुम्हारा भला चाहते हैं। मियाँ पीछे से आवाज देती है। उन्होंने ही कहा था कि वो सारे रिश्ते तोड़ देंगे। उन्होंने ही कहा था कि वो अपार्टमेंट वापस लेंगे।
मैंने तो बस उनकी बात मानी। क्या ये आज्ञाकारी होना नहीं है? का गला भर आता है, उसका चेहरा उतर जाता है। तुम उस आदमी के वश में आ गई हो। तुमने अपने ही माँ बाप को छोड़ दिया। अच्छा होता कि मेरी कोई बेटी ही न होती। दरवाजा जोर से बंद होता है। कुछ सेकंड्स बाद मिया मेरी बाहों में गिर जाती है और उसका सारा रुका हुआ रोना बाहर निकल आता है। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो पूरी तरह कांप रही है। मैं उसे कसकर पकड़ लेता हूँ और उसकी पीठ सहलाता हूँ। शरीर रोते हुए मेरे पैरों से लिपट जाती है। मम्मी मत रो। जब मिया आखिरकार शांत होती है, मैं उसके आंसू पोंछता हूँ और उसकी लाल आंखों में देखता हूँ। फिर अपने आसपास के उस छोटे से पुराने कमरे को देखता हूँ। वैसे भी हम ऐसे नहीं रह सकते। अब वक्त आ गया है कि हमारा अपना एक असली घर हो। वो मेरी तरफ देखती है। पैसों की चिंता मत करो। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ। चलो चलकर शॉप देखते हैं। वो बेडरूम में जाकर एक लाइट ब्लू ड्रेस निकालती है। मुझे याद है कि शादी के बाद ये सबसे अच्छी चीज थी जो उसने खरीदी थी, जिसे उसने शायद ही कभी पहना हो। उसे वो ड्रेस अपने ऊपर लगाकर देखते हुए मेरे सीने में कुछ चुभता है। अभी भी 3 मिलियन से ज्यादा है। अब उसके और चेरी के लिए कुछ अच्छा खरीदने का वक्त आ गया है। मिया ड्रेस बदलती है और मुझे देखकर हल्की सी स्माइल देती है। चलो अपना भविष्य देखने चलते हैं। हम नीचे उतरकर सड़क पर आते ही है कि पास ही एक काली मर्सिडीज 2 बार हॉर्न बजाती है। हम मुड़ते हैं। शीशा नीचे होता है और मिस्टर लू का हंसता चेहरा दिखता है। छोटे भाई भाभी आ जाओ। मैं एक पल को चौंक गया, फिर हंस पड़ा। ये मिस्टर लू भी ना कोई ड्राइवर नहीं है, खुद गाड़ी चलाकर आए हैं। गाड़ी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ती है। रास्ते में मिस्टर लू बातें करते हैं। छोटे भाई वांजिया हुई को बस बची जमीन ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया था। अजीब लोकेशन है, ना नया शहर ना पुराना। वो एक टूटी सड़क पर मुड़ते हैं। ये इलाका पुराने प्रोजेक्ट्स का रीसेटलमेंट जोन है। पुराने शहर के बहुत से लोग यहाँ बसाए गए थे। सड़कें चौड़ी है, बिल्डिंग्स नई है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वैसा नहीं है। मेट्रो भी नहीं है। मैं बाहर देखता हूँ, पर लोग कहीं बस जाएं तो रहना तो पड़ेगा ही। डिमांड खुद बन जाती है। मुझे पता है ये कैसी जगह है। इस आबादी की वजह से ये निंघाई का सबसे बिजी और वाइब्रेंट हिडन सेंटर बनने वाला है। वांजिया हुई यहाँ का सबसे पहला और बड़ा होलसेल मार्केट होने के नाते एक बहुत बड़ा मैग्नेट बनेगा। अभी यहाँ के स्टॉल्स की वैल्यू नहीं है, पर जल्द ही एक भी खाली नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 3 पीढ़ियों की बात नहीं है। ये जगह हम तीनों की पूरी जिंदगी के लिए काफी होगी। गाड़ी मार्केट के बाहर रुकती है। मियाँ शांत एंट्रेंस और खाली पार्किंग लॉट को देखकर थोड़ी चिंता में बुदबुदाती है। जैसन, क्या तुम्हें इस जगह का पक्का पता है? मिस्टर लू कहते हैं। छोटे भाई, बिंसियांग रोड पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पर मेरे पास कुछ बहुत बढ़िया लोकेशंस हैं। मैं तुम्हें वहाँ एक जगह दिला देता हूँ। मैं मना कर देता हूँ। बिंसियांग रोड का वाइब हमारे काम से मैच नहीं करता। यही जगह सही है। इस शांति पर मत जाओ, ये जगह बहुत जल्द धमाका करेगी। मिस्टर लू मुस्कुराते तो है, पर उनकी आंखों में एक सवाल है। मैं आराम से कहता हूँ, मिस्टर लू, वांजिया हुई में अपना स्टेक बेचने की जल्दी मत करना। अगर कोई छोटा शेयर होल्डर निकलना चाहे तो उनके शेयर्स खरीद लो। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में वांजिया हुई सोने के अंडे देने वाली प्रॉपर्टी बनेगी। इसकी कीमत बहुत बढ़ेगी। मिस्टर लू का चेहरा गंभीर हो जाता है। छोटे भाई, क्या तुम सीरियस हो? मैं उनसे नजरें मिलाता हूँ। मानना या ना मानना आप पर है। मिस्टर लू शांत होकर आसपास की खाली जगह को देखते हुए सोच में डूब जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। वो सहज होकर हमें अंदर ले जाते हैं। मैनेजर मिस्टर लू को देखते ही दौड़कर पास आता है। चेयरमैन लू, हमें अवेलेबल यूनिट्स दिखाओ, खासकर प्राइम स्पॉट्स। मैनेजर हमें मेन एंट्रेंस के पास प्राइम एरिया में ले जाता है। चेयरमैन, मिस्टर चेन, जरा इसे देखिए। वो एक ऐसी यूनिट की तरफ इशारा करते हैं जो बाकी सबसे 50% बड़ी है। ये पूरे मार्केट के सबसे बड़े स्टॉल्स में से एक है। अनबीटेबल लोकेशन, बहुत फ्लोर स्पेस, डिस्प्ले के लिए परफेक्ट और किसी भी बिजनेस के लिए इम्प्रेसिव अच्छी है। खुली, ब्राइट। मिस्टर लू मुझे देखते हैं। छोटे भाई, ये कैसी है? मिया की आंखें चमकती हैं। वो इंतजार कर रही है। मैं सिर हिलाता हूँ। ये नहीं। मैनेजर पलके झपकाता है। छोटे भाई, ये बेस्ट लोकेशन है। मैं फिर सिर हिलाता हूँ और मार्केट के पीछे देखता हूँ। चलिए साइड एंट्रेंस के पास। साइड एंट्रेंस? मैनेजर कंफ्यूज्ड दिखता है। वहाँ फुट ट्रैफिक बहुत कम है। वो जगह काफी कटी हुई सी है। रास्ता दिखाएं। हम नॉर्थ वेस्ट साइड एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। इसके पीछे फ्रेट कॉरिडोर और पार्किंग एरिया का किनारा है। फुट ट्रैफिक बहुत कम है। साइड एंट्रेंस के पास के ज्यादातर स्टॉल्स खाली पड़े हैं, जिनके कांच के दरवाजों पर धूल जमी है। मेरी नजर एक साधारण सी यूनिट पर पड़ती है। इसका फेस सीधा एंट्रेंस की तरफ नहीं है। ये थोड़ा अंदर है और बगल में एक लोड बेयरिंग कॉलम है। ये वाली, मैं इशारा करता हूँ। ये वाली? मियाँ खुद को रोक नहीं पाती। वो उस शांत माहौल को देखती है, फिर उस स्टॉल को जो खंबे के पीछे आधा छुपा हुआ है। वो पूरी तरह उलझन में है। मिस्टर लू भी परेशान है। छोटे भाई, ये जगह बहुत अलग है। रोशनी कम है और खंबा रास्ता रोकता है। आगे देखते हैं। जरूरत नहीं, मैं यकीन से कहता हूँ। यही वो जगह है। पर क्यों? मियाँ धीरे से पूछती है। मैं अपनी आवाज धीमी करता हूँ, क्योंकि यहाँ का फैंग शुई बहुत ही बेहतरीन है। फैंग शुई? मैं उस लोड बेयरिंग कॉलम की तरफ इशारा करता हूँ। इस खंबे को देखो। फेंग शुई में ये आपकी पीठ के पीछे एक मजबूत पहाड़ जैसा है। स्टॉल का ये अंदर ढंसा हिस्सा गैदरिंग ब्रेथ और शेल्टरिंग विंड कहलाता है। खुशहाली अंदर तो आती है, पर आसानी से बाहर नहीं जाती। मैं साइड एंट्रेंस के बाहर फ्रेट कॉरिडोर की तरफ इशारा करता हूँ। गाड़ियों का आना जाना मूवमेंट है। यहाँ अंदर शांति है, मूवमेंट और स्टिलनेस का बैलेंस, यानी एंडलेस वाइटैलिटी। मियाँ उलझन भरे चेहरे के साथ सुनती है। मिस्टर लू समझ नहीं पाते कि हंसे या आह भरे और बहस करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर तुमने मन बना लिया है तो यही सही। वो मैनेजर की तरफ मुड़ते हैं। इस यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। वो वापस ऑफिस तक नहीं जाते। मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट बाहर मर्सिडीज तक मंगवाते हैं। वहीं कार में मियाँ और मैं लीज साइन करते हैं। 30 साल का टर्म, रिन्यूएबल,
टोटल रेंट $1 लाख। ये तो लगभग मुफ्त जैसा है। मिया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ती है और पूरे दिन की सबसे प्यारी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। जैसन, अब आगे क्या? अब जब शॉप सेटल हो गई है तो पास में अपार्टमेंट्स देखते हैं। अगर कोई सही लगा तो हम उसे खरीद लेंगे। घर खरीदना है? मिया की आंखें फिर से चमक उठती है। हाँ, घर खरीदना है। मिस्टर वू तुरंत बीच में बोलते हैं। छोटे भाई को पास में ही खरीदना है? ठीक है। मूनव्यू टेरेस और साउथ ईस्ट पर्ल इसी एरिया में है जिन्हें हम डेवलप कर रहे हैं। हमारी कंपनी या हमारे पार्टनर्स ने तुम्हें जो भी पसंद आए मैं लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस अरेंज कर दूंगा। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। उनकी जरूरत नहीं है। हम वार्म होम देखने चलेंगे। वार्म होम? मिस्टर लू रुकते हैं। वो तो कुछ साल पहले का एक रीसेटलमेंट बायबैक कॉम्प्लेक्स है जो बहुत पहले ही सोल्ड आउट और हैंड ओवर हो चुका है। अभी मार्केट में जो भी है वो सेकंड हैंड है। मैं समझ रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। न्यू यूनिट्स के प्राइस वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सेकंड हैंड के ही। मैं मुस्कुराया। मुझे पता है, न्यू हो या यूज्ड मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बस लोकेशन सही होनी चाहिए। मिस्टर लू के एक कॉल पर 15 मिनट से कम में एक वाइट बिजनेस वैन आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और एक 40s का आदमी बाहर निकलता है जिसका पेट थोड़ा निकला हुआ है। चेयरमैन लू, आप खुद आए हैं। वो हाथ बढ़ाकर तेजी से आता है, फिर हमारी तरफ मुड़ता है। मैं जो हूँ एडी जो। मिस्टर लू को जो चाहिए मैं संभाल लूंगा। मिस्टर लू बस सर हिला देते हैं। एडी, मिस्टर चेन मेरे भाई जैसे हैं। इन वार्म होम में यूनिट्स देखनी है। तुम्हारे पास क्या है? बिल्कुल, क्यों नहीं? एडी अपना सीना ठोकता है। जब मिस्टर लू बोले तो कमीशन फी की बात ही नहीं आती। इसे दोस्ती समझ लीजिए। वार्म होम में अभी 4 यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल है। हम एक एक करके उन्हें देखते हैं। 3 तो साधारण थे। फिर हम टॉप फ्लोर वाली आखिरी यूनिट का दरवाजा खोलते हैं और सूरज की रोशनी अंदर आती है। एक अधूरा ढांचा, कंक्रीट फर्श, सफेद दीवारें, खुला और साफ। मिया लिविंग रूम के आखिरी कोने तक जाती है और धीरे से चौंकती है। बाहर एक टेरेस है पूरे 600 स्क्वायर फीट का। एडी समझाने आता है। मिसेज चेन, टेक्निकली ये टेरेस कॉमन स्पेस है पर लेआउट देखिए, टॉप फ्लोर है। यहाँ सिर्फ एक ही यूनिट है। यहाँ कोई और नहीं आ सकता। दरवाजा सील कर दीजिए और ये बेसिकली आपका प्राइवेट गार्डन है। मिया कुछ नहीं कहती। वो बस धूप में खड़ी उस खाली जगह को देख रही है। मैं उसके पास जाता हूँ। अगर हम इसे एनक्लोज कर दे, वहाँ क्लाइंबिंग रोजेस वाला फ्लावर ट्रेलिस लगा दें और यहाँ हाइड्रेंजियाज वाला प्लांटर बेड बना दें। कॉर्नर में एक रैटन टेबल और 2 चेयर्स। समर इवनिंग्स में हम यहाँ बैठकर चाय और तरबूज के साथ तारों को देखेंगे। मिया बिना कुछ कहे मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो रही हैं। ये यूनिट करीब 1200 स्क्वायर फीट की है। टेरेस मिलाकर यूजेबल स्पेस 1800 स्क्वायर फीट तक हो जाता है। मैं उसे देखता हूँ। तो क्या तुम्हें ये पसंद आया? वो तुरंत जवाब नहीं देती। वो बस वापस मुड़कर काफी देर तक उसे देखती रहती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है। मिस्टर लू तुरंत बोलते हैं, छोटे भाई यही सही है। रेनोवेशन की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। वो हाथ हिलाकर कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हमारी अपनी कंपनी का ही बनाया हुआ है। हमारे पास ब्लूप्रिंट्स भी हैं। मैं टेरेस एनक्लोज करने के लिए किसी को भेज दूंगा। लिविंग रूम से एक दरवाजा लगा देंगे। बाहर एक स्पाइरल स्टेयरकेस, ऊपर ग्लास डोम। सारा मटेरियल स्टोरेज में पड़ा है। तो क्यों ना उसे अच्छे काम में लिया जाए? मिया पूछती है। इस सब में कितना खर्चा आएगा? मिस्टर लू हंसते हैं। भाभी जी, मुझसे पैसों की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। ये तो बस हमारे काम के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है। उन्होंने मेरे बारे में फैसला कर लिया है और वो जानबूझकर ये रिश्ता बना रहे हैं। मैं दिखावा नहीं करूंगा। डील। थैंक यू मिस्टर लू। एडी यूनिट फाइनलाइज करने ही वाला है। जब मैं मुड़ता हूँ एडी, मैं चारों लूंगा। क्या? एडी पलकें झपकाता है। मिया हैरानी में मुझे देखती है। मिस्टर लू भी हैरान रह जाते हैं। छोटे भाई, क्या ये जगह कम है? मूनव्यू टेरेस में मेरा विला है 3000 स्क्वायर फीट का, उसे ले लो। नहीं, जरूरत नहीं। मैं मुस्कुराकर मना करता हूँ। मुझे ये लोकेशन पसंद है। मैं बाहर देखता हूँ। वांजा वॉकिंग डिस्टेंस पर है। प्री स्कूल बगल में ही है। चेरी के स्कूल और मिया की शॉप के लिए परफेक्ट है। मिया मेरी आस्तीन खींचती है और धीरे से बोलती है, हमें 4 यूनिट्स नहीं चाहिए, भले ही अकाउंट में 3 मिलियन से ज्यादा हो। मैं उसका हाथ थामता हूँ। भरोसा रखो, घाटा नहीं होगा। वो कुछ कहने वाली थी पर रुक गई। मैंने एडी से कहा, चारों के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ। चारों यूनिट्स 2 मिलियन की है। अकाउंट में 1 मिलियन बचा है। शॉप के लिए काफी है। कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए और शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ रही। मिस्टर लू के फोन पर आधे घंटे में ट्रक आ गया। 3 लोग आए और दोपहर तक सब शिफ्ट हो गया। टॉप फ्लोर रेनोवेट होना है, तब तक हम 5th फ्लोर पर रहेंगे। मालिक वहाँ कम ही रहा, बस सफाई और कर्टन्स चाहिए थे। मिया खिड़की पर अपनी बेल रख देती है। चेरी जूते उतारकर नए फर्श पर यहाँ वहाँ भागने लगती है जैसे कोई नन्ही चिड़िया आजाद हुई हो। मम्मी, क्या ये कमरा मेरा है? डैडी, क्या आपसे हम यहीं रहेंगे? मिया उस सोफा पर बैठ जाती है जो मिस्टर लू ने भेजा था। उन्होंने इसे वेयरहाउस सैंपल कहा था पर ये एकदम ब्रांड न्यू है। पैकेजिंग फिल्म अभी भी लगी है। वो चेरी को यहाँ वहाँ दौड़ते हुए देख रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। कल तक वो उस अंधेरे सीलन भरे छोटे से अपार्टमेंट में फंसी थी। आज सुबह ही उसकी अपने पेरेंट्स के साथ जोरदार बहस हुई थी और अब वो एक बड़े और शानदार नए घर में बैठी है जो कमर्शियल यूनिट उसके नाम पर है। 4 अपार्टमेंट्स जिनके कागजों पर हम दोनों का नाम है और एक टॉप फ्लोर यूनिट जिसमें टेरेस है जो जल्द ही एक गार्डन बन जाएगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि एक सपने जैसा लगता है। खिड़की से आती धूप उसकी आंखों की नमी से टकराकर रोशनी के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर रही है। उसे इतना भावुक देख मुझे लगता है कि वो 2 मिलियन का एक एक पैसा वसूल हो गया। अपार्टमेंट्स के लिए 2 मिलियन। मुझे पता है कि इस इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी होने वाली है। बस 1 साल में निंघाई का एजुकेशन लैंडस्केप पूरी तरह से बदलने वाला है। कैपिटल से एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल
जो मूल रूप से निंघाई के ही है, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन से हटने वाले हैं। वो पूरी जिंदगी बहुत शांत रहे, पर इस बार उन्होंने अपनी जन्मभूमि पर एक स्कूल बनाने की गुजारिश की है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और असली ना ही बात कोई ये है छोटा कि मोटा विजन का सबसे डोनेशन है। बेहतरीन हुआ भी एफिलिएटेड प्राइमरी स्कूल निंघाई में अपनी ब्रांच खोल रहा है और इसके लिए वॉर्म होम के ठीक बगल वाली खाली जमीन चुनी गई है। जब हुआबी एफिलिएटेड निंघाई ब्रांच में एडमिशन शुरू होंगे तो शहर का हर परिवार अपने बच्चे का दाखिला वहां कराने के लिए लड़ेगा। स्कूल डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री इस तरह बनाई गई है कि पूरा वार्म होम उसके अंदर आ जाए। रातों रात ये रीसेटलमेंट कॉम्प्लेक्स जिसे सब हिकारत से देखते थे और निंघाई सबसे की ज्यादा सबसे डिमांड हॉट वाली स्कूल प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट बन गई और इसकी कीमतें आसमान छूने लगी। वो पुराने निवासी जिन्हें डिमोलिशन के वक्त अपार्टमेंट्स मिले थे, वो अचानक दूसरी बार अमीर हो गए। कुछ लोग तो बस एक यूनिट बेचकर अपने बेटे के लिए बीजिंग में घर का डाउन पेमेंट कर पा रहे हैं। बाकी लोग अपने बरसों पुराने घर के बदले अच्छी खासी दौलत कमा रहे हैं। 2 साल तक लगातार पूरे निंघाई में बस वार्म होम की ही चर्चा होती है। कुछ लोग जलते हैं, कुछ को जलन होती है, कुछ को मौका हाथ से जाने का अफसोस है, तो कुछ तो एकदम गुस्से में है। हर तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच मेरे पास 4 यूनिट्स है। जब कीमतें एकदम पीक पर होंगी तो मैं सही वक्त पर 3 बेच दूंगा और एक अपने लिए रखूंगा। उस वक्त तक सिर्फ आराम से जिंदगी गुजारने की बात तो आप भूल ही जाइए। हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए तब भी वो अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही शानदार तरीके से बिता सकती है। बेशक अगर मैं और भी ज्यादा कमाना चाहता तो अपनी इन्फॉर्मेशन और कैपिटल से मैं आसपास के हर कॉम्प्लेक्स के सारे अपार्टमेंट्स खरीद सकता था, और उसकी जरूरत नहीं है। दोबारा जन्म लेने से मुझे एक बात साफ हो गई है, पैसा तो असीमित है, कमाने के लिए तो हमेशा बहुत कुछ रहेगा। पिछली जिंदगी में मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया था। $100 बिलियन का एम्पायर खड़ा किया और आखिर में क्या बचा? इस जिंदगी में बस बहुत हुआ। मेरी बेटी की मुस्कान, मेरी पत्नी की आंखों की वो चमक, परिवार के साथ डिनर टेबल पर बैठने का वो सुकून। असल में यही चीजें कीमती हैं। हेनरी करीब 20 मिनट तक कार में बैठा रहता है। उसने फोन इतनी जोर से पकड़ा है कि हथेली जल रही है। आखिरकार वो इंजन स्टार्ट करता है। पिता की आवाज इतनी सख्त थी कि अगर वो नहीं गया तो शायद उसका वापस आना मुश्किल हो। कार गलियों से गुजरती हुई पुरानी बिल्डिंग के बाहर रुकती है। वो एक गहरी सांस लेता है, ऊपर जाकर दरवाजा खटखटाता है। कोई जवाब नहीं। फिर खटखटाया, अभी भी कुछ नहीं। वो नीचे जाकर गली के कोने वाली फल की दुकान पर पहुंचता है। दुकान पूरी तरह साफ है, पुराना डिजिटल स्केल भी वहां नहीं है। बगल वाली सब्जी वाली सिर बाहर निकाल उससे पहचान लेती है। अपनी बहन को ढूंढ रहे हो? वो लोग चले गए। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। आज दोपहर ट्रक आया था, कुछ लड़कों ने देखते ही देखते सब खाली कर दिया। मैं सोच रही थी कि वो 10 साल से यहाँ थे, फिर अचानक ऐसे कैसे चले गए। हेनरी सदमे से सुन्न हो गया। वो कहाँ गए? उसने सिर हिला दिया। वो तो मुझे नहीं पता। क्या तुम्हारी बहन ने नहीं बताया? हेनरी कुछ नहीं बोलता। वो खाली स्टॉल के सामने खड़ा है, हाथ में फोन है और कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहता है। उसी शाम मिया का फोन बजता है। वो उठाती है, कुछ देर सुनती है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। बिना कुछ कहे वो फोन मुझे पकड़ा देती है। मैं फोन लेता हूँ, फिर रिचर्ड की आवाज आती है जो काफी रोकदार है। जैसन शेम, मेरी बात सुनो। वो अपार्टमेंट मेरे वर्क यूनिट ने दिया था और कागजात मेरे नाम पर है। मैंने उसे रिवर्स मॉर्गेज प्रोग्राम में डालने का फैसला कर लिया है। मैं कल पेपर वर्क पूरा करने जा रहा हूँ। जब तक तुम मियाँ को डिवोर्स नहीं देते तुम दोनों उस अपार्टमेंट में नहीं रहोगे। मैं 2 सेकंड तक चुपचाप फोन पकड़े रहता हूँ। फिर पापा, हम पहले ही वहां से निकल चुके हैं। दूसरी तरफ 2 सेकंड की खामोशी छा जाती है। तुम निकल गए? हाँ, आज दोपहर को ही। घर अब खाली है, आप जब चाहे उसे वापस ले सकते हैं। फिर से खामोशी और फिर कॉल कट जाता है। मैं फोन वापस मियाँ को देता हूँ। वो मेरी तरफ देखती है, लाल है पर आंसू नहीं। उसकी आवाज थोड़ी कांपती है। क्या उन्होंने सच में अपार्टमेंट उस प्रोग्राम में डाल दिया? शायद। वो फोन को कसकर पकड़े नीचे देखती है और काफी देर तक चुप रहती है। फिर वो सिर उठाती है, जरा मुस्कुराती है। कोई बात नहीं, वैसे भी हम वापस नहीं जा रहे थे। मैं सिर हिलाकर उसे करीब खींच लेता हूँ। वांजावी के फ्रूट होलसेल सुपरमार्केट का रिनोवेशन पूरा हो गया। खुलने के पहले महीने बिजनेस बस ठीक ठाक ही रहा। कभी कभी मियाँ शांत दुकान को देखती रहती है और उसके चेहरे पर घबराहट दिखती है। मैं परेशान नहीं हूँ, अकाउंट में पैसे हैं, दुकान हमारी है, रेंट नहीं देना। टॉप फ्लोर यूनिट का रेनोवेशन अभी चल रहा है। जिंदगी एक एक दिन करके जी जाती है, भागी नहीं। 1 महीने बाद मिस्टर लू का कॉल आया कि काम हो गया। हम देखने गए। जैसे ही दरवाजा खुला मियाँ सुन्न रह गई। लिविंग रूम और टेरेस के बीच की पूरी दीवार हटा दी गई है। मिस्टर लू ने असल में फ्लोर टू सीलिंग ग्लास फोल्डिंग डोर्स लगाए हैं और इस वक्त हर पैनल पूरा खुला हुआ है। टेरेस से धूप आकर पूरे कमरे को सुनहरी रोशनी से भर देती है। टेरेस बदल गया है, कंक्रीट पर वेदर प्रूफ डेकिंग है। कोने में प्लांटर बेड है जिसमें क्लाइंबिंग रोजेस और प्लम्बागो लगे हैं। फूलों की जाली लगी है। बेलें अभी छोटी है पर हरियाली दिखने लगी है और वो ऊपर चढ़ रही है। साउथ ईस्ट कोने में एक गोल रेटन टेबल है, 2 कुर्सियां हैं और टेबल पर एक मिट्टी का वास है जिसमें हाइड्रेंजिया की कुछ टहनियां हैं। टेरेस के आधे हिस्से पर ग्लास डोम है, साफ, जिससे पूरी धूप आए और बारिश से बचाव हो। मियाँ धीरे से टेरेस पर जाती है। वो वहाँ खड़ी रहती है, फिर मुंह ढक लेती है और आंखें भर आती है। शरी चिल्लाते हुए आती है। वो नीचे मिस्टर लू के असिस्टेंट के साथ उस छोटे सेब के पेड़ को देख रही थी जिसके बारे में उसने पूछा था। फिर पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी पापा गायब थे। वो नन्हे पैरों से दौड़कर ऊपर आई, दरवाजा खुला और वो ठिठक गई। फिर वो खुशी से चीख पड़ती है। वो लिविंग रूम में दौड़ती है, गोल गोल घूमती है, फिर टेरेस पर भागती है, एक और चक्कर लगाती है। वो सेब का पेड़, वो जाली, वो गोल मेज, वो ग्लास डोम, हर चीज पर वो हैरानी से भर जाती है। मम्मी, ये कितना सुंदर है। मैं उन दोनों को देखता रहा।
और अचानक मेरी पिछली जिंदगी का हर $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट, हर बड़ी एक्विजिशन, हर स्पॉटलाइट वाला पल इस खुशी के सामने कुछ भी नहीं था, उसका एक हिस्सा भी नहीं। और जब अच्छी चीजें आती हैं तो वो लहरों की तरह आती हैं। 2 महीने बाद वो फ्रूट होलसेल सुपरमार्केट जो चुपचाप चल रहा था अचानक से चल पड़ा। इसकी शुरुआत मिया की लाइव स्ट्रीम से हुई। ये मेरा आइडिया था, तुम्हारे पास रोज नए कस्टमर्स आ रहे हैं तो क्यों ना लाइव स्ट्रीम ट्राई करे। ज्यादा पिच करने की जरूरत नहीं है, बस अपना फोन लगाओ और जो तुम करती हो उसे फिल्म करो। फल बेचना, शेल्फ भरना, कस्टमर से बातें। मिया मुझे उलझन में देखती है। लाइव स्ट्रीम, मुझे ये सब नहीं आता। तुम्हें जरूरत नहीं, बस जैसी हो वैसी रहो। मैंने उसके लिए कुछ आउटफिट्स तैयार किए, कुछ भड़कीला नहीं, बस सिंपल सूती और लिनन की शर्ट्स, एक प्लेन एप्रन और बाल हल्के से पीछे बंधे हुए। सॉफ्ट लाइटिंग, कोई अजीब फिल्टर्स नहीं, बस एक वार्म टोन वाली फिल लाइट जो फ्रूट डिस्प्ले पर चमक रही थी। बैकग्राउंड में वही वांचियावी स्टॉल, लकड़ी की शिल्प पर तरीके से सजे ताजा मौसमी फल, चेरी की लिखावट में टेढ़े मेढ़े अक्षरों वाले प्राइस टैग्स। पहले हफ्ते एवरेज व्यूअर्स 3 से 5 के बीच ही रहते हैं। मिया ज्यादा जोर नहीं देती। जब कोई बात नहीं कर रहा होता तो वो बस अपना सिर झुकाकर फल छांटती रहती है। कभी कभी कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराती है और एक दो बातें कह देती है। आज की स्ट्रॉबेरीज बहुत मीठी है, ताजा ब्लूबेरीज अभी अभी आई है। दूसरे हफ्ते की एक शाम की बात है। वो अपना फोन स्क्रॉल कर रही है और उसे पड़ोस के प्रोविंस के एक ब्लूबेरी फार्म का वीडियो दिखता है। एक किसान जमीन पर बैठा खुद से बातें कर रहा है। मिया उस वीडियो को कई बार देखती है। अगली सुबह सबसे पहले वो सप्लायर को कॉल करके सीधे 500 पाउंड ऑर्डर कर देती है। वो इसका कोई दिखावा नहीं करती, बस स्ट्रीम के दौरान ब्लूबेरीज को शेल्फ पर सजाती है और यूं ही कह देती है, ये ब्लूबेरीज वाकई बहुत अच्छी हैं। किसान का वक्त थोड़ा मुश्किल चल रहा है, मदद कर सके तो हमें करनी चाहिए। उस शाम सैकड़ों व्यूअर्स स्ट्रीम में आ जाते हैं। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। अब बहुत सुंदर है, क्या आपने सच में फार्म से खरीदा? मैंने ऑर्डर कर दिया है, ऑनेस्ट बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही हूँ। मिया घबरा जाती है, जवाब देने की कोशिश करती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। अगले दिन प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम काम कर जाता है, सपोर्ट वाला टैग ऊपर चला जाता है और ट्रैफिक बांध टूटने की तरह उमड़ पड़ता है। तीसरे दिन तक ऑर्डर्स की बाढ़ आने लगती है। वो रिसीट प्रिंटर सुबह से रात तक बिना रुके चिल्लाता रहता है, और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, दुकान पर भी। अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और म्यूनिसिपल पाइप नेटवर्क का काम शुरू हो गया है। 8 महीने का टाइम दिया है और फ्रंट गेट पूरी तरह बंद है। गाड़ियां वहां से निकल नहीं पा रही हैं, तो सारा ट्रैफिक जो मेन स्ट्रीट स्टॉल्स की तरफ जाता था अब नॉर्थ साइड एंट्रेंस की तरफ मुड़ गया है और हमारी दुकान ठीक उसी नॉर्थ साइड एंट्रेंस पर है। हमारी दुकान के ठीक बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती है। आगे से सामान उतर रहा है। यहाँ पीछे से लोग किया जा रहा है कि वहाँ एक होलसेलर ऑर्डर स्लिप लेकर आ गया। बॉस, गोल्डन मैंगोज के 5 बॉक्सेस और दे दो। शाइन मस्कट ग्रेप्स हैं क्या? मुझे चेरीज के 10 केसेस दे दो। चेरीज पर थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा क्या? मैं काफी ज्यादा ले रहा हूँ। बस एक ही दिन में हम दोनों की हालत खराब हो गई। खाना तो भूल ही जाओ, पीने के लिए भी ऑर्डर्स के बीच में टाइम निकालना पड़ता है। घर पहुंचते ही मिया काउच पर पूरी तरह से ढेर हो जाती है। उसके पास अपने चेहरे से बाल हटाने तक की हिम्मत नहीं बची थी। अगले दिन मैंने तुरंत मिस्टर लू से 5 और लोगों को काम पर रखने के लिए कहा। तभी जाकर हमें थोड़ी राहत मिली और हम सांस ले पाए। छोटे भाई, मैंने तुम्हारे लिए टीम तैयार कर ली है। फोन पर मिस्टर लू की आवाज गूंजती है। मैं अपने हाथ पोंछता हूँ और फोन कान से लगाता हूँ। मिस्टर लू, कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुम्हारे लिए काम करना मुझे पता है वर्थ इट है। वो रुकता है फिर गिनाने लगता है। एक ट्रक ड्राइवर, एक्स मिलिट्री, 8 साल का हैवी व्हीकल एक्सपीरियंस, क्लीन रिकॉर्ड और 2 जवान लड़कियां। एक ने ई कॉमर्स पढ़ा है, कंटेंट एजेंसी में काम किया है, उसे लाइव स्ट्रीम ट्रैफिक की अच्छी समझ है। दूसरी ने मीडिया पढ़ा है, चेहरा फ्रेंडली है और बातों में माहिर है, वो स्ट्रीम को लाइवली रख सकती है। वो आवाज धीमी करता है। छोटे भाई, मैं सच में हैरान हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मेन एंट्रेंस पर रोड वर्क होने वाला है? क्या तुमने सच में ये फेंग शुई में पढ़ा था? मैं मुस्कुराता हूँ। मिस्टर लू, आप रियल एस्टेट में हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि फेंग शुई का कोई मतलब है या नहीं। दूसरी तरफ आधा सेकंड सन्नाटा छा गया। हंसने लगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कुछ चीजें तभी काम करती हैं जब आप उन पर यकीन करें। छोटे भाई, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स में दंग हूँ। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता। मेन एंट्रेंस का रोड वर्क, 8 महीने का अंडरग्राउंड पाइप रेनोवेशन, मुझे इसके बारे में पहले से पता था। अपनी पिछली जिंदगी में जावी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और इसी वजह से नॉर्थ गेट मेन एंट्री पॉइंट बन गया था। मार्केट का वो सबसे शांत और अनदेखा कोना भारी ट्रैफिक की वजह से प्राइम रियल एस्टेट बन गया था। उस वक्त एक फेंग शुई मास्टर तो खास तौर पर नॉर्थ गेट के खंभे की तरफ इशारा करने आया था और उसे पानी पर राज करने वाला ड्रैगन पिलर घोषित कर दिया था। कि बगल वाला स्टॉल हवा रोकने के लिए झुका हुआ था। ये कहानी अपने आप में ही मशहूर हो गई। इस बार मैं उस ज्योग्राफी का फायदा उठा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी पूरी तरह से ये अंदाजा नहीं लगाया था कि मिया की लाइव स्ट्रीम इतनी ज्यादा ब्लो अप हो जाएगी। ब्यूटीफुल नेचुरल लुक, किसानों का सपोर्ट, डोमेस्टिक इकोनॉमी, कंज्यूमर ड्राइव, रूरल रिवाइटलाइजेशन। मिया ने उन सभी टैग्स को हिट किया जिन्हें प्लेटफॉर्म प्रमोट करना चाहता है। टूटते हुए बांध की तरह उमड़ रहा है। कभी कभी उन शांत लम्हों में शेल्फ के पास बैठकर ख्यालों में खो जाती है। जेसन, मैंने आज फिर नंबर्स चेक किए। पिछले महीने ऑनलाइन और इन स्टोर मिलाकर कुल 1.37 मिलियन की कमाई। प्रॉफिट 2,10,000 था। उसके एक्सप्रेशन थोड़े हैरान से है। कभी कभी मैं सुबह उठकर छत को घूरती हूँ और सोचती हूँ, क्या ये कोई सपना है? मुझे लगता है कि मैं जागूंगी और खुद को उसी पुरानी बिल्डिंग में पाऊंगी जहाँ चेरी दीवार के सहारे सो रही होगी और तुम घर नहीं आए होगे। वो वहीं रुक जाती है। मैं उसका हाथ थाम लेता हूँ। ये सपना नहीं है तो ये वो सपना है जिसे हमने खुद कमाया है। वो ऊपर देखती है, आंखें थोड़ी लाल है,
मुझे अभी उसका सबसे ध्यान जरूरी भटकाना चीज होगा। पैसा कमाना नहीं है। वो मेरी तरफ मुड़कर देखती है। मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। अगले महीने चेरी का हॉस्पिटल फॉलो अप और है उसके प्रीकूल ने उसे होमवर्क देना शुरू कर दिया है। मिया कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं उसके साथ काफी मैं वक्त कह नहीं रहा बिताती? हूँ कि अब पैसों की कमी नहीं है। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ, कमी है तो बस उसे बड़ा होते देखने के वक्त की। वो एक लंबी सांस लेती है। पता है, पर मैं रुक नहीं पाती। लगता है अगर मैं रुकी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। पर अचानक उसके माथे पर बल पड़ गए और वो सीरियस हो गई। चेरी अगले साल से एलिमेंट्री स्कूल जाने लगेगी। यहाँ पास का पब्लिक स्कूल तो बस एवरेज ही है। शहर के अच्छे स्कूल्स के लिए या तो आपका घर सही स्कूल डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए या फिर वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर फी मांगते हैं। सिटी सेंटर के स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाले अपार्टमेंट्स पुराने और छोटे हैं, फिर भी उनके दाम 40 से 50 हजार पर स्क्वायर मीटर है। एक 600 स्क्वायर फुट का यूनिट भी 3 मिलियन से शुरू होता है। वो तेजी से बोल रही है जैसे कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा हो। नहीं, मुझे और कमाना होगा। उसे ऐसे देखते हुए मुझे समझ नहीं आता कि हंसू या आ भरूं। चिंता मत करो, हमारी बेटी लकी है। जिन्हें आशीर्वाद मिलता है उन्हें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। वो पलके झपकाती है, उसे कुछ समझ नहीं आया। मैं समझाने की जल्दी नहीं करता। हुआवे एफिलिएटेड स्कूल वाली न्यूज में अभी शेयर नहीं कर सकता, वक्त सही नहीं है। पर जब वो अनाउंसमेंट पब्लिक होगी तो आधा निंगाई पागल हो जाएगा। फ्रूट होलसेल सुपरमार्केट स्नोबॉल की तरह बढ़ रहा है। कंपनी अब ऑफिशियली रजिस्टर हो चुकी है। नाम मेरा आइडिया था, ड्रीम लाइफ फ्रूट। मिया बिजनेस लाइसेंस पर उन दो शब्दों को एक साथ देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अब सब ऑफिशियल है। मैंने मिया को सजेस्ट किया कि हमें स्टाफ को अच्छी सैलरी देनी चाहिए। बढ़ते ही शॉप का काम पहले से काफी स्मूथ चलने लगा। अब हम दोनों को हर दिन वहां रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खासकर लाइव स्ट्रीम के लिए। उन दो लड़कियों ने काम बहुत जल्दी सीख लिया। मिया अब बस फिक्स टाइम पर ही आती है, पर जब भी वो स्क्रीन पर आती है कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ जाती है। पता नहीं कब फ्रूट ब्यूटी वाला टैग वायरल हो गया। फिर एक दोपहर मिया का फोन बजता है। फोन रखकर वो मुझे बताती है, पुरानी मार्केट के मैनेजमेंट ऑफिस से कॉल था, मुझे अपना डिपॉजिट रिफंड लेने जाना है। कितना? 2000। मैं हंस पड़ा। ये तो आधे दिन की अनलोडिंग की कमाई भी नहीं है। फिर भी छोड़ तो नहीं सकते ना। मैनेजमेंट ऑफिस को मुफ्त का तोहफा क्यों दे। वो मुझे आंखें दिखाती है और जूते पहनने लगती है। 20 मिनट बाद मियाँ उसी जानी पहचानी गली के मोड़ पर खड़ी थी। उस छोटी सी फलों की दुकान का मालिक अब कोई और है। दुकान का हुलिया बदल गया है। अब वो काफी साफ और चमक रही है। वो कुछ देर उसे देखती है, फिर सिर हिलाकर मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ मुड़ जाती है। ये सब उसने मुझे घर आकर बताया कि मैनेजमेंट ऑफिस में क्या हुआ। उसे देखते ही पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी से मिली। पेपर वर्क खत्म होने के बाद डायरेक्टर ने उसे बातों में लगा लिया। उन्होंने पूछा कि अब हम कहाँ रह रहे हैं। मिया कहती है, वांजियावेई के पास, वार्म होम कॉम्प्लेक्स। डायरेक्टर जो की आंखें फटी रह जाती हैं। वार्म होम? तुम वहाँ रहती हो? मिया पलके झपकाती है। क्या हुआ? डायरेक्टर कोई जवाब नहीं देते, बस पीछे मुड़ते हैं, कुछ फाइल्स पलटते हैं और एक डॉक्यूमेंट उनके सामने पटक देते हैं। वो एक लंबे टाइटल वाले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है। मिया की नजरें सीधे कुछ कीवर्ड्स पर पड़ती है। वाबी एफिलिएटेड प्राइमरी स्कूल निंघाई ब्रांच कैंपस, साइट सिलेक्शन और स्कूल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। उसकी आंखें पेज पर नीचे जाती है और एक लाइन पर रुकती है। वार्म होम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इस स्कूल के एनरोलमेंट जोन में शामिल है। उसके नीचे छोटे अक्षरों में रिलीज डेट लिखी है, 3 दिन पहले। इसका क्या मतलब है? मिया समझ नहीं पाती। डायरेक्टर जो बताते हैं, तुम्हारा एरिया अब स्कूल डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी है। बाबे एफिलिएटेड एक बीजिंग स्कूल, पूरे निंघाई का सबसे अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट। पहले उन पुराने वार्म होम अपार्टमेंट्स को कोई देखता भी नहीं था। अंदाजा लगाओ अब उनका पर स्क्वायर मीटर रेट क्या है। मिया अपना मुंह खोलती है पर आवाज नहीं निकलती। 1,30,000। डायरेक्टर जो 2 उंगलियां दिखाते हैं और लोग अभी भी उस प्राइस पर उन्हें खरीद नहीं पा रहे। उन्हें लगता है मिया किराए पर है और उनका चेहरा अफसोस से भर जाता है। ओह बेचारी, काश तुमने कुछ समय पहले वहाँ एक यूनिट खरीद ली होती। रेंट बिना मतलब किसी और की मॉर्गेज पर ना है। लैंडलॉर्ड की तो अब चांदी ही चांदी है। सोच कर देखो, 1,30,000 पर स्क्वायर मीटर। 1,000 स्क्वायर फीट से ऊपर की कोई भी यूनिट 10 मिलियन से ज्यादा की है। मिया सुन्न खड़ी रह जाती है। 10 मिलियन वार्म होम, 1,30,000 पर स्क्वायर मीटर। उनके नाम पर 4 यूनिट्स हैं। उसी पल उसके पैर जवाब दे जाते हैं। वो डेस्क का सहारा लेकर धीरे से कुर्सी पर बैठ जाती है। डायरेक्टर जो चौंक जाते हैं। क्या हुआ, तुम इतनी पीली क्यों पड़ गई हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मिया ना में सिर हिलाती है, अपना मुंह खोलती है पर उसकी आवाज बमुश्किल निकल पाती है। डायरेक्टर से वार्म होम का प्राइस आपने क्या बताया था? 1,30,000। क्यों? मिया कोई जवाब नहीं देती। वो बस वहाँ सुन्न होकर बैठी रहती है, आंखें डेस्क पर रखे डॉक्यूमेंट पर टिकी हैं, एकदम बेजान। फिर वो मेरा नंबर मिलाती है। जब मैं शॉप में इन्वेंट्री चेक कर रहा होता हूँ तभी मेरा फोन बजता है। मैं उठाता हूँ। दूसरी तरफ सन्नाटा है। मिया, मैं आवाज देता हूँ, जैसन वार्म होम का रेट 1,30,000 है। मैं रुक जाता हूँ। हुआवे एफिलिएटेड ब्रांच कैंपस ठीक बगल में है। हम स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। 1,30,000 पर स्क्वायर मीटर। मैं शेल्फ का सहारा लेता हूँ। सच कहूँ तो मैं थोड़ा हैरान हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में ये खबर पूरे 1 साल बाद आई थी। इस बार ये करीब 8 महीने पहले ही आ गई है। तुम पहले वापस आ जाओ, हम साथ में एजेंसी चलेंगे। ठीक है, वो मान जाती है फिर रुकती है। जैसन, जब तुमने वो 4 यूनिट्स खरीदे थे क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था? मैं मुस्कुराता हूँ। मुझे कैसे पता होता? अगर मैं फ्यूचर देख पाता तो पैसे उधार लेकर पूरा कॉम्प्लेक्स ही खरीद लेता। मुझे फलों की दुकान की क्या जरूरत? उसकी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई और कॉल कट गया। वो वापस आती है पर उससे पहले कोई और आ जाता है। दुकान के एंट्रेंस पर एक बड़ी काली मर्सिडीज आकर रुकी और मिस्टर लू अंदर आए। छोटे भाई, वार्म होम स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाली न्यूज सुनी?
मैंने ऑर्डर शीट नीचे रख दी। अभी पता चला मैं बाहर था, सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। वो पास आकर आवाज धीमी करते हैं। छोटे भाई साफ बताओ, क्या तुम्हें पॉलिसी का पहले से पता था? मैं मुस्कुराया। मिस्टर लू, अगर मैं स्कूल डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी प्रेडिक्ट कर पाता तो फलों की दुकान क्यों चलाता? मिस्टर लू कुछ सेकंड्स तक मुझे घूरते रहे, फिर थोड़ा हंसे। छोटे भाई, किस्मत बहुतों की चमकती है पर इतनी अच्छी और सटीक नहीं। मैं मुस्कुराया और बात टाल दी। जब मियाँ लौटी उसका चेहरा लाल था। हम तीनों सीधे एडी के रियल्टी ऑफिस निकल गए और हमें तुरंत लगा कुछ गड़बड़ है। बाहर भारी भीड़ थी, जैसे डोर तोड़कर अंदर घुस जाएगी। अंदर तो हाल और भी बुरा था। क्या वार्म होम में यूनिट बची है? कोई भी लेआउट हो, मैं पूरा कैश दूंगा। एडी जो भीड़ से बाहर निकला, माथा पसीने से तर था। उसने मुझे देखा और आंखें चमक उठी। वो दौड़कर आया। मिस्टर चेन, आप आ गए? पास खड़े लोग घूरने लगे कि मालिक इस आदमी का ऐसे स्वागत क्यों कर रहा है जैसे वो उसका बाप हो। मैं मुस्कुराया। सब ठीक चल रहा है एडी, लगता है बिजनेस चमक रहा है। आपकी दुआ है मिस्टर चेन। वो झुककर हमें एक छोटे मीटिंग रूम में ले जाता है। तो मिस्टर चेन, आज कैसे आना हुआ? कुछ बेचना है? एडी की आंखें चमक उठती है। वार्म होम यूनिट्स? हाँ। कौन से वाले? मियाँ अपने होंठ बीच लेती है। 5th फ्लोर वाला यूनिट और 3rd फ्लोर वाला। टॉप फ्लोर हम अपने पास रख रहे हैं और दूसरे वाले को अभी के लिए रोक कर रखेंगे। एडी तेजी से सिर हिलाता है और नंबर्स पर काम शुरू कर देता है। पेन तेजी से चल रहा है, आंकड़े सामने आ रहे हैं। वो पेपर मेरी तरफ सरकाता है। मिस्टर चेन, 5th फ्लोर वाला यूनिट 980 स्क्वायर फीट का है, कम से कम 12.5 मिलियन की वैल्यू है। 3rd फ्लोर 950 स्क्वायर फीट, तकरीबन 12.3 मिलियन से 12.5 मिलियन तक। मैं सिर हिलाता हूँ। ठीक है, इन्हीं नंबर्स के साथ आगे बढ़ो। एडी उत्साह से सिर हिलाता है, फिर उसे कुछ याद आता है। मिस्टर चेन, कमीशन? मैं हंसता हूँ। इस बार माफ नहीं कर सकते, है ना एडी? एडी रुकता है, चेयर पर उलझन है। मिस्टर चेन, पिछली बार आपने कहा था कि अगली बार आप मुझे कमीशन फी वापस कमाने देंगे। सच कहूँ तो मुझे लगा ही बस कहने की बात थी, उम्मीद नहीं थी, पर आप यहाँ है। उसकी आंखों में ईमानदारी है। मिस्टर लू की नजर भी मेरी तरफ मुड़ती है और मियाँ मेरी तरफ मुड़कर देखती है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और उसके कंधे पर हाथ रख देता हूँ। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, ये सब मेरी वाइफ की वजह से है। वो बहुत ब्यूटीफुल है, नेक दिल है और इस फैमिली के लिए लकी चार्म है। मियाँ का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो मुझे धीरे से मारती है। तभी उसका फोन बजता है। 24.8 मिलियन रिसीव हुए। मैं उस पर एक नजर डालता हूँ और फोन वापस जेब में रख लेता हूँ, पर मियाँ स्क्रीन को देखती ही रहती है। वो उन नंबर्स को बार बार पढ़ रही है, यहाँ तक कि अपनी उंगली से उन्हें गिन भी रही है। जेसन, हम अब मल्टी मिलियनियर्स बन गए हैं? मैं सिर हिलाता हूँ। हाँ हम हैं, पर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। वो हैरान होकर भौहें सिकोड़ती है। नंबर्स तो मेरे फोन में है, अपार्टमेंट्स अभी भी वही हैं, कुछ भी नहीं बदला। शॉप पर भी पहले जैसी ही भीड़ है। हम अचानक मिलेनियर्स कैसे बन गए? पास खड़े मिस्टर लू जोर से हंस पड़ते हैं। सिसन लॉ, अमीर लोगों को अमीरों की तरह रहना चाहिए, तभी ये सब रियल लगता है। छोटे भाई, मेरी सलाह मानो, अपना घर अपग्रेड कर लो। एमराल्ड लेक में विलास का एक बैच रिलीज किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स है, प्राइवेसी बढ़िया है, गार्डन और गैराज भी है। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वाला रख लेता हूँ, इसे मेरा थैंक यू समझो। वो ये बात बहुत ही सिंसियरली कह रहे हैं और मैं उनकी सोच भी समझता हूँ। होम स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाली न्यूज आने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज और वांछिया हुई स्टेट दोनों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई। इस एक उछाल से उन्हें उतना फायदा हुआ जितना 2 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वो हमारी दोस्ती को और भी गहरा करना चाहते हैं, पर मैं मना कर देता हूँ। मिस्टर लू, मैं आपकी बात की कद्र करता हूँ, पर हम ये घर नहीं छोड़ रहे। मियाँ मेरे पास खड़े होकर मजबूती से सिर हिलाती है। बिल्कुल, टॉप फ्लोर वाले सनरूम से अभी मेरा मन नहीं भरा है। टेरेस पर चढ़ने वाले गुलाब अभी खिले ही हैं। मैं हर सुबह उन्हें देखने जाती हूँ। इससे छोड़कर जाने में मेरा दिल टूट जाएगा। जिस तरह से वो ये कहती है, उसमें अपने घर के लिए एक अलग ही लगाव है। मैं उसे देखता हूँ और मेरे अंदर कुछ और भी पक्का हो जाता है। अपनी पिछली लाइफ में मैं हर तरह के विला में रहा हूँ। वो बड़े खाली कमरे जहाँ अकेले घूमने पर कदमों से ज्यादा गूंज सुनाई देती थी। अभी हम तीनों वार्म होम के टॉप फ्लोर पर साथ बैठे हैं, ग्लास डोम के नीचे चाय पीते हुए तारे देख रहे हैं। ये किसी भी हवेली से बेहतर है। मिस्टर लू हम दोनों को मना करते देख बात छोड़ देते हैं। वो तुरंत एक नया आइडिया देते हैं। ठीक है, नया घर नहीं, पर कार के बारे में क्या ख्याल है? कार? हाँ, आपके जैसे बिजनेस के लिए एक अच्छी कार जरूरी है। जब आप क्लाइंट से मिलते हैं तो उन्हें डिलीवरी ट्रक में तो नहीं ला सकते। वो रुकते हैं, फिर कहते हैं, और सिसन लॉ अब एक सोशल मीडिया स्टार है, बस में सफर करना उसके फॉलोअर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये आखिरी बात मियाँ को छू जाती है। वो हंसकर मुझे देखती है और उसका चेहरा नरम पड़ जाता है। मैं इस बारे में सोचता हूँ, फिर सिर हिलाता हूँ। ठीक है, एक कार शो है, हम वहाँ देखने चलेंगे। आधे घंटे बाद हम वांजिया हुई लौटते हैं। गाड़ी रुकती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। दुकान के बाहर भीड़ जमा है। ये कस्टमर्स नहीं, तमाशबीन है। कई आदमी एंट्रेंस रोककर खड़े हैं, कमर पर हाथ, मुंह में सिगरेट। धुएं के बीच साफ तौर पर खतरा महसूस हो रहा है। मेरा दिल बैठ जाता है। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर तेजी से वहां जाता हूँ। भीड़ को चीरते हुए मैं अंदर देखता हूँ। लाइव स्ट्रीम स्टैंड गिरा हुआ है, फोन की स्क्रीन टूटी हुई है, सलीके से रखे फलों के 2-3 क्रेट्स गिरे पड़े हैं, मैंड्रिन संतरे फर्श पर लुढ़क रहे हैं। हमारी टीम की 2 लड़कियां कोने में दुबकी हुई है, उनके चेहरे सफेद पड़ गए हैं। जहां मियाँ लाइव स्ट्रीम के लिए बैठी थी, वहां अब एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा है, बास काट बाल।
गले में मोटी सोने की चेन, पैर पर पैर चढ़ाए, एक हाथ में 2 अखरोट घुमा रहा है। वो बिना उठे अपनी तिरछी नजरों से मुझे ऊपर नीचे देखता है। तुम बॉस हो? मैं एक नजर दुकान पर डालता हूँ। मेरी आवाज शांत रहती है। मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? बस्कट वाला आदमी अपनी जुबान से चटकने की आवाज निकालता है। वो अखरोट मेज पर रख देता है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नाम योंग योंग, इस सिटी से मैं कंसल्टेंसी चलाता हूँ। आजकल एक्सपैंड करने की सोच रहा हूँ, तो मेरी नजर इस यूनिट पर है। वो खड़ा होकर मेरे पास आता है और मुझे ऊपर नीचे देखता है। नॉर्थ एंट्रेंस लाइव स्ट्रीम ऑपरेशन, बिजनेस काफी चमक रहा है। मैं जवाब नहीं देता। वो आगे बोलता है, मैं तुम्हें 50,000 ऑफर करता हूँ। इसे लो और दुकान कहीं और लगाओ। ये यूनिट मेरी है। वो मेरे कंधे पर हाथ रखता है। छोटे भाई, मुझ पर एहसान करो, आज ही निकल जाओ। मैंने उसके हाथ को देखा, फिर वापस उसकी आंखों में। बिग योंग, सही कहा ना, ये दुकान बिकाऊ नहीं है। बिग योंग मुझे घूरता है। छोटे भाई, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने कहा मुझ पर एहसान करो। तो तुम ये मान रहे हो या नहीं? मैं मुस्कुरा देता हूँ। तभी पीछे एक कार का दरवाजा खुलता है। मिस्टर लू तेजी से पास आते। यहाँ कौन पंगा ले रहा है? बिग योंग मुड़ता है, आंखें सुकड़ती हैं, फिर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे चेयरमैन लू, आप यहाँ कैसे? क्या ये दुकान आपके प्रोटेक्शन में है? मिस्टर लू चलकर मेरे पास खड़े हो जाते हैं। वो ठंडी हंसी हंसते हैं। मेरा प्रोटेक्शन? ये पूरा वांजिया हुई कॉम्प्लेक्स मैंने डेवलप किया है। यहाँ की हर यूनिट किससे मिलेगी ये मैं तय करता हूँ। वो आगे बढ़ते हैं। तुम आखिर हो कौन जो मेरी प्रॉपर्टी पर आए हो? बिग योंग का चेहरा बदलता है, जबड़ा भिंचता है, पर वो खुद को रोकता है। चेयरमैन लू, अब छोड़िए, मैं यहाँ बस बिजनेस करने आया हूँ, दुश्मनी पालने नहीं। बिजनेस? मिस्टर लू लाइव स्ट्रीम स्टैंड और जमीन पर बिखरे फलों की तरफ इशारा करते हैं। क्या आप ऐसे बिजनेस करते हैं? बिग योंग सूखी हंसी हंसा है और चुप रहता है। वो मेरी तरफ मुड़ता है, उसके चेहरे पर चालाकी है। ठीक है छोटे भाई, आज चेयरमैन लू यहाँ है, इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। वो दरवाजे की ओर बढ़ता है और पीछे मुड़ता है, पर सोच लेना कि क्या कोई हमेशा तुम्हारी पीठ बचा पाएगा। वो हाथ हिलाता है और उसके आदमी भीड़ में गायब हो जाते हैं। दुकान में सन्नाटा छा जाता है। कोने में खड़ी लड़कियां अब खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। मियाँ बाहर से भागती हुई आती है और मुझे पकड़ती है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं उसकी पीठ थपथपाता हूँ, फिर दरवाजे पर खड़े मिस्टर लू को देखता हूँ। छोटे भाई, ये योंग चलती दुकानों को चुनता है। उसने गुंडे पाल रखे हैं। आज तो वो मेरे लिहाज में पीछे हट गया, पर वो इसे इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। अब से संभल कर रहना। मैं समझ गया। थैंक यू मिस्टर लू। मैं ज्यादा नहीं कहता। मैं बस झुककर एक एक करके बिखरे संतरे उठाने लगता हूँ और उन्हें वापस क्रेट में रख देता हूँ। अगले दिन अचानक पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। जेसन चेन, आपका ड्राइवर सन जियान एक लड़ाई में था, वो हॉस्पिटल में है। मैं सन रह जाता हूँ। लड़ाई? ओल्ड सन? हाँ, क्या आप सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल आ सकते हैं? मियाँ और मैं वहाँ पहुँचते हैं। हम वार्ड ढूंढते हैं और दरवाजा खोलते हैं। ओल्सन हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है, सिर पर पट्टियां बंधी है, आंखें सूजकर नीली पड़ गई हैं और बस हल्की सी खुल रही है। बेड के पास कुर्सी पर एक औरत बैठी है, आंखें लाल है, शायद उसकी वाइफ है। खिड़की के पास 2 ऑफिसर्स खड़े हैं, एक नोट्स ले रहा है और दूसरा हाथ बांधकर खड़ा है। बॉस, ओल्सन हमें देखता है और बैठने की कोशिश करता है। मैं तेजी से उसके पास जाता हूँ और उसे वापस लेटा देता हूँ। हिलो मत। क्या हुआ? ओल्सन मुंह खोलता है, पर आवाज नहीं निकलती। उसकी वाइफ फिर से रोने लगती है। उसकी आवाज टूट रही है। बॉस, मेरे पति कभी झगड़ा शुरू नहीं करेंगे। वो वैसे आदमी नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं ओल्सन को देखता हूँ। आराम से बताओ। ओल्सन अपनी सांसें संभालता है और बोलना शुरू करता है। उस सुबह जल्दी वो ड्रैगन फ्रूट का लोड लेने गया था। सब लोड हो गया था और वो मार्केट के गेट से बाहर निकला ही था कि तभी सड़क के किनारे से कुछ आदमी आ गए। डंडे और पत्थर थे। बिना कुछ कहे उन्होंने ट्रक तोड़ना शुरू कर दिया। कोई ट्रक के पीछे चढ़ गया और ताजा लोड किए हुए ड्रैगन फ्रूट नीचे फेंकने लगा। एक के बाद एक क्रेट जमीन पर गिर रहे थे। ओल्सन एक वेटरन है, वो बाहर कूदा और उनमें से 2 को ढेर कर दिया। वो चाहे बहुत ज्यादा अच्छा लड़ ले, पर 7-8 आदमियों के बीच घिर जाना अलग बात थी। उसके सिर के पीछे एक वार हुआ। बेहोश होने से पहले उसने किसी को ट्रक की खिड़कियां तोड़ते हुए देखा और दूसरा चाकू से टायर्स फाड़ रहा था। जब उसे होश आया तो हॉस्पिटल में था। ओल्सन अपनी बात खत्म करता है, उसका जबड़ा भिंचा हुआ है। गुस्से से उसके चेहरे की मांसपेशियां तनी हुई है। मैं दोनों ऑफिसर्स के साथ वॉर्ड से बाहर निकलता हूँ। ऑफिसर सिगरेट ऑफर करता हूँ। बड़ा वाला उसे ले लेता है और बिना चलाए मुंह में दबा लेता है। क्या वो आपके लिए काम करता है? हाँ, ड्राइवर है, एक्स मिलिट्री, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। वो सिर हिलाता है। जिन्होंने ये किया वो बहुत तेज थे। जब तक हम वहाँ पहुंचे सब कुछ तहस नहस हो चुका था। सिक्योरिटी कैमरास में पीछे से कुछ लोग दिखे हैं, चेहरे नहीं। तो अब आगे क्या होगा? स्टेटमेंट्स फाइल हो गए हैं, केस ओपन है। वो मुझे एक नजर देखता है, पर आप तो जानते ही हैं, जब तक पूरे शहर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन न हो, ऐसे केसेस आगे बढ़ाना जवाब मिल गया है। मैं वापस वार्ड के दरवाजे की तरफ जाता हूँ। मेरे पहुंचते ही मियाँ बाहर आ रही है। उसने ओल्सन की वाइफ को $8,000 दिए और ओल्सन से कहा कि वो बस रिकवरी पर फोकस करे और शॉप के नुकसान की चिंता न करे, कि जब वो ठीक हो जाएगा तो उसकी जॉब उसका इंतजार कर रही है और रिकवरी के दौरान उसकी सैलरी चालू रहेगी। ओल्सन की वाइफ हमारे पीछे आती है और मियाँ का हाथ पकड़ लेती है। वो इतनी भावुक है कि बाहर मियाँ पूछती है कि पुलिस ने क्या कहा। मैं उसे बताता हूँ कि केस ओपन है पर उसे सुलझाना मुश्किल है। वो अपनी भौहें से क्या करे? मिस्टर यू से हेल्प ले। मैं सिर हिलाता हूँ। जरूरत नहीं, कुछ रास्ते सीधे होते हैं, कुछ अलग। भरोसा रखो, मैं संभाल लूंगा। मैं वेंडेल गू को कॉल करता हूँ। अगले दिन दोपहर दुकान के बाहर एक काली बिजनेस वैन रुकी। ड्राइवर ने उतरकर दरवाजा खोला। उसका बर्ताव बहुत रिस्पेक्टफुल था। मियाँ दूर से परेशान होकर देख रही है। मैं बिना कुछ कहे बैठ गया। गाड़ी कई मोड़ काटकर एक पुरानी गली के पास रुकी। गली लंबी गहरी है,
दोनों तरफ पुरानी इमारतें जिनकी दीवारें झड़ रही हैं। आखिर में नूडल्स की एक छोटी दुकान है। अक्षर इतने धुंधले की पढ़ना मुश्किल है। अंदर 5 से 6 टेबल्स है, सिर्फ पीछे वाली पर कोई है। वेंडेल को झुककर नूडल्स खा रहे हैं। मेरे पहुंचते ही वो ऊपर एक स्टूल की तरफ इशारा करते हैं। बैठो, खाओगे? मैंने बोल देखा। सूप गहरा, नूडल्स उबड़ खाबड़। नहीं। वो ऊपर देखते हैं। तुम सीधे पॉइंट पर आते हो। जो अच्छी ना लगे वो क्यों खानी? वो हंस पड़े। जेसन चेन, समझ नहीं आता तुम कॉन्फिडेंट हो या घमंडी। उन्होंने चॉपस्टिक्स रखी। पर तुम सही हो, ये अच्छे नहीं हैं। इसने मेरी जान बचाई थी। मैं सुनता रहा। पुराने मुश्किल दिनों में पेरेंट्स को बाहर के रिश्तों की सजा मिली। मेरी बहन और मेरा कोई नहीं था। हम भूखे मर रहे थे। पड़ोसी चुपके से रोज ये नूडल्स लाता। वो चॉपस्टिक से नूडल्स हिलाते हैं। कुट्टू के आटे में पिसी छाल, बहुत बेकार। पर इससे भूख मिट जाती थी। बाद में जब मैं कुछ बन गया तो मैंने उस पड़ोसी को ढूंढा, पर वो जा चुका था। पर मैं आज भी कभी कभी ये खाने आता हूँ ताकि खुद को याद दिला सकूं कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं बोल को देखता हूँ। कुछ सेकंड्स बाद मैं बोलता हूँ, वेंडेल, मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो शायद तुम्हें पसंद आए। अच्छा खाना ही अतीत का सम्मान करने का बेस्ट तरीका है। वो ऊपर देखते हैं। जड़ों को याद रखने के लिए रोजाना ये सादा खाना खाना। मैं सिर हिलाता हूँ। ये तो बस खुद को तकलीफ देना है। असली ग्रैटिट्यूड का मतलब है बेस्ट खाना, बेस्ट कपड़े पहनना और अपनी बेस्ट जिंदगी जीना, ताकि वो बच्चा जो भूखा मर रहा था देख सके कि हम कामयाब हो गए। हम सबसे बेहतर जी रहे हैं। वेंडे मुझे घूरते हैं। तुम्हारी बात में दम है। वो मुंह पोंछते हैं। उनके एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो जाते हैं। अब बिजनेस की बात करते हैं। ये बिग योंग तो बस एक छोटी मछली है। उसके पीछे जो आदमी है वो चांगजांग कंपनी का थर्ड लाई है। लाई पुराने जमाने में अंडरग्राउंड काम करता था। साफ की और डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी में जगह बना ली। सिस्टम में होकर भी वो ये सब कर रहा है। उसके पास ऑप्शन नहीं है। वेंडेल कुर्सी पर पीछे झुकते हैं। वो किसी और का मोहरा है। वो अग्रेसिव नहीं होना चाहता, पर अगर वो नहीं होगा तो हैंडल पकड़ने वाला कोई और ब्लेड ढूंढ लेगा। मैं सिर हिलाता हूं। मतलब वो अभी तक पूरी तरह अंदर नहीं पहुंचा। वेंडेल मुस्कुराते हैं। मैं इसे संभाल लूंगा, शुक्रिया, अभी नहीं। वो मुझे देखता है। मेरी बेटी का बर्थडे अगले हफ्ते है। एक छोटी सी गैदरिंग है, अपनी बेटी को लाना। मैं उसे देखता हूँ। तुम दोनों में सब ठीक है। वेंडेल के चेहरे पर एक नरमी आती है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से मैंने नुआन नुआन को ढूंढ लिया। फिर मैंने उसके साथ रहने में बहुत मेहनत की। आजकल मैं बाहर जाना कम कर रहा हूँ। बस घर पर उसके साथ खेलता हूँ। वो रुकता है। वो बिना प्यार के बड़ी हुई। अब पिता है पर दोस्त नहीं। मैं उसे उसकी उम्र के बच्चों से मिलाना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी है? 5। मेरी नुआन नुआन 6 की है। उनकी जमेगी। वो मुझे देखता है। अगले वीकेंड अपनी वाइफ और बेटी को लाना। मैं हाँ कहता हूँ। घर पर मियाँ पौधों को पानी दे रही है। मैं उसे सब बताता हूँ। जब मैं रुकता हूँ तो पानी देना रुक जाता है। वेंडेलगू, क्या ये वही दोस्त है? मिया घबरा जाती है। वो कैसे परिवार से है? मैं क्या पहनूं? चेरी क्या पहनेगी? क्या कोई गिफ्ट ले जाए? मैं हंस पड़ता हूँ। रिलैक्स। वो सांस लेती है। मैं कभी ऐसे लोगों में नहीं रही। तुमने वेंडेल का जिक्र किया है। वो किसी बड़े खानदान से लगता है। मैं सोचता हूँ उसके दादा के वक्त से परिवार असली ओल्ड मनी नोबिलिटी है। मियाँ पीली पड़ जाती है, पर मैं बात बदलता हूँ। वेंडेल खुद अपनी फैमिली का ब्लैक शीप है। हम दोनों एक जैसे थे। वो बेसिकली बस एक मामूली लड़का है जिसने तरक्की कर ली। मियाँ मुझे देखती है। मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ। इतना मत सोचो। कल हम तुम्हारे और चेरी के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदेंगे। फिर हम कार शो चलेंगे। अगले हफ्ते हम नई कार में एकदम टिप टॉप होकर पहुंचेंगे। क्या वो सच में आम लोग है? सच कहूँ तो अभी वो हमसे थोड़े नीचे ही है। वो हंस पड़ती है और मुझे धीरे से मारती है। अगले दिन निंघाई की सबसे महंगे शॉपिंग सेंटर के विमेंस बुटीक में मैं मियाँ के लिए एक क्रीम व्हाइट ड्रेस चुनता हूँ। वो उसे लेकर फिटिंग रूम में जाती है। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुलता है और मियाँ बाहर आती है और मैं उसे देखकर रह जाता हूँ। ड्रेस एकदम परफेक्ट है। उस क्रीम व्हाइट रंग में उसकी स्किन और भी चमक रही है और बाल कंधों पर खुले हैं। और जिस पर वो मुझे देखने के लिए अपना सिर हल्का सा झुकाती है, मुझे अपनी पिछली जिंदगी की हर सेलिब्रिटी और मॉडल याद आ जाती है। उनमें से किसी को देखकर भी मुझे वैसा फील नहीं हुआ जैसा इसे देखकर हो रहा है। क्या ये अच्छी लग रही है? वो धीरे से पूछती है। मैं कोई जवाब नहीं देता, बस उसे देखता रहता हूँ। सेल्स असिस्टेंट हमारे पास आकर धीरे से कहती है, ये ड्रेस आप पर बहुत जच रही है। मियाँ मुस्कुराते हुए शीशे की तरफ देखती है। फिर वो प्राइस टैग उठाती है। उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो घबराकर मेरी तरफ मुड़ती है। बेब, 6800 हम ये ले रहे हैं। मैं असिस्टेंट को कार्ड देता हूँ, फिर रैक की तरफ इशारा करता हूँ। वो वाली और उसके पास वाली स्कर्ट भी। इसे सब ट्राई करने दो। मियाँ मेरा हाथ पकड़ती है। बहुत महंगी है, वो फुसफुसाती है। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और असिस्टेंट को इशारा कर देता हूँ। आगे बढ़ो। असिस्टेंट की आंखें चमक उठी और वो रैक की तरफ बढ़ी। कुछ मिनट्स बाद फिटिंग रूम का दरवाजा खुला। मियाँ नेवी वेलवेट गाउन में बाहर आई। नेकलाइन एकदम सही है। फिटिंग बहुत सुंदर है। फिर मैंने उसे ग्रे नेट सेट और ब्लैक ड्रेस ट्राई करवाई। सब कमाल लग रहे थे। कपड़े स्पेशल नहीं है, वो स्पेशल है, हम सब ले लेंगे। कार्ड स्वाइप हुआ। असिस्टेंट ने कार्ड वापस किया। सो मैम, मैं ये रैप कर देती हूँ। तभी चेरी ने मेरा हाथ खींचा। डैडी, मुझे बाथरूम जाना है। मैंने देखा। ओके, डैडी ले जाएंगे। मिया, यहीं रुको। सब पैक करवा लो, मैं अभी आया। वो सिर हिलाती है।
मैं चेरी को लेकर रेस्टरूम की तरफ चल दिया। बाद में पता चला कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ। दो औरतें वहां से गुजर रही थी। एक ने अंदर देखा और रुक गई। दीदी, मिया मुड़ी और हैरान रह गई। शियाओ यू, वो उसकी कजिन लूसी लू थी। लूसी अंदर भागी। उसने मिया को ऊपर से नीचे देखा। सच में तुम ही हो? मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मिया हंसी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लासमेट के साथ डिनर पर आई हूँ। लूसी की नजर उस ड्रेस पर गई जो मिया ने पहनी थी। सिस, क्या तुम सच में यहाँ शॉपिंग कर रही हो? उसने झिझकते हुए अपनी ड्रेस का किनारा खींचा। नहीं, बस देख रही थी। दूसरी लड़की लूसी के पीछे अंदर आई और मिया को ध्यान से देखने लगी। लूसी संभल गई। ओह, ये मेरी कजिन है और ये मेरी क्लासमेट। हम ऊपर खाने जा रहे हैं। नाइस टू मीट यू। मिया ने उस लड़की की तरफ सिर हिलाया। ठीक है, हम चलते हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। लूसी अपनी क्लासमेट को एग्जिट की तरफ ले गई। उस क्लासमेट ने तुरंत लूसी का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी कजिन तो पक्का बहुत अमीर होगी। लूसी ने पलकें झपकाई। अमीर? बिल्कुल नहीं। उस स्टोर की हर चीज कम से कम हजारों डॉलर्स की है। क्लासमेट ने पीछे मुड़कर देखा। मैंने रजिस्टर पर कपड़ों का पूरा ढेर देखा था। क्या वो सब सच में उसी का था? लूसी के कदम धीमे हो गए। मैंने अपनी कजिन के साथ उस मुलाकात के बारे में सुना और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद हम कार शो में जाते हैं। गोल क्लियर है, एक बिजनेस व्हीकल। रास्ते में मिया ने कुछ रूल सेट किए। बेब, कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, 1 से 2 लाख के आसपास काफी है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मुझे मंजूर है। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने हर तरह की लग्जरी कार चलाई है। मेरे लिए कार बस एक टूल है। हम वेन्यू में घुसते हैं और भीड़ के पीछे चलते हैं। फॉक्सवैगन बूथ के पास से गुजरते हुए चेरी अचानक रुक जाती है। पापा देखो, वो एक्साइटमेंट में उछलते हुए एक कार की तरफ इशारा करती है। रेट्रो शेप, बीटल, सॉफ्ट पिंक फिनिश, ठंडी मेटल की मशीनों के बीच। ये किस ऐसी परी कथा जैसी लग रही है जो गलती से यहाँ आ गई हो। ये बहुत क्यूट है। चेरी मेरा हाथ खींचती है। ये कार मम्मी के लिए और मेरे लिए परफेक्ट है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। पसंद आई? वो जोर से सिर हिलाती है। मैं मिया को देखता हूँ। वो कुछ नहीं कहती। वो बस बहुत ही प्यार भरी नजरों से कार को दिख रही है। फिर वो धीरे से मुझसे पूछती है कि इसकी कीमत क्या है। मैं उस नजर को जानता हूँ। उसे ये पसंद है और वो प्राइस से डर रही है। वो चुपचाप अपने दिमाग में हिसाब लगा रही है। मैं एक सेल्स रेप को इशारा करता हूँ। हेलो सर, ये टॉप स्पेक बीटल है। इसकी सजेस्टेड रिटेल प्राइस 3 लाख से थोड़ी ज्यादा है और हमारे पास कार शो डिस्काउंट भी है। मिया धीरे से मेरी स्लीव खींचती है। बेब, ये बहुत ज्यादा है। मैं उसे कोई जवाब नहीं देता। मैं रेप की तरफ देखता हूँ। फुल पेमेंट क्या स्टॉक में है? जी सर, ये डिस्प्ले मॉडल आप आज ही ले जा सकते हैं। मिया ने मेरी स्लीव और जोर से पकड़ ली। बेब, मैं उसकी तरफ मुड़ा। ऐसा कम ही होता है कि तुम्हें और चेरी को एक ही चीज पसंद आए। वो बिना कुछ बोले बस देखती रह गई। सेल्स रेप ये सब देख रहा था। मिया कहती है, पर ऐसी कार में हम क्लाइंट से कैसे मिलेंगे? उसे बहाना मिल गया। मैं कहता हूँ, जैसे ये जाहिर सी बात हो कि बीटल में बिजनेस कॉन्टैक्ट्स तो नहीं उठा सकते, तो एक बिजनेस कार भी ले लेते हैं। क्लाइंट मीटिंग्स के लिए मैं वो चलाऊंगा। ये तुम्हारी और चेरी की है। वो देखती है, आंखें थोड़ी लाल हैं। डील ये है, तुम्हारी और चेरी की कार डिसाइड हो गई। मेरी बिजनेस कार तुम चुनो। कोई भी प्राइस, कोई भी ब्रांड, तुम्हारी मर्जी। ठीक? वो सर हिलाती है। वो चेरी का हाथ पकड़कर दूसरे बूथ्स की तरफ बढ़ गई। मैं पेपर वर्क संभालता हूँ। आधे घंटे बाद सब हो गया। मैं उन्हें ढूंढने ही वाला था कि फोन बजा। मिया की आवाज सुनते ही लगा कुछ गड़बड़ है। बेब, कहाँ हो? अभी बूथ 6 पर आओ। क्या हुआ? उन्होंने चेरी को धक्का दिया। बस आ जाओ। आखिरी शब्दों में गुस्सा और डर दोनों है। मैं फोन रख देता हूँ और फौरन वहां पहुंचा। जब तक मैं पहुंचा भीड़ लग चुकी थी। मैं भीड़ चीरते हुए अंदर गया। देखा मिया नीचे झुककर चेरी को पकड़े हुए सामने वाले को घूर रही है। गुस्से से उसका चेहरा लाल है। चेरी उसकी गोद में है। कंधे कांप रहे हैं। उनके सामने करीब 30 साल की एक औरत खड़ी है। ब्लैक ब्लेजर, कोट पर बैच, बूथ मैनेजर है। वो हाथ बांध कर खड़ी है। पास कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स है। क्या हुआ? मैं पास गया। मिया ने मुझे देखा। वो चेरी को मुझे थमाकर उस औरत की तरफ मुड़ी। तुमने मेरे बच्चे को धक्का क्यों दिया? वो 4 साल की है। क्या तुम भी 4 साल की हो? वो औरत मुंह बिचकाती है। मैम प्लीज इमोशंस कंट्रोल कीजिए। पहली बात, ये हमारा बूथ है। हमें अपनी डिस्प्ले व्हीकल्स प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। दूसरा, बैरियर वही है। आपकी बेटी खुद उसके नीचे से गई। तीसरा, वो 3 उंगलियां हिलाती है। मैंने बस हाथ आगे बढ़ाया था। वो बैलेंस खोकर गिर गई। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आपके चिल्लाने से बूथ की इमेज खराब हो रही है। मैं सिक्योरिटी से आपको बाहर निकलवा सकता हूँ। वो औरत मिया को रोक देती है। क्या? अगर आपको बुरा लगा है तो आप बूथ 6 के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हैं। मेरा नाम लिंदा है। मैं इंतजार करूंगी। वैसे ऐसी कंप्लेंट्स हमें हमेशा मिलती रहती है। बात करते हुए उसकी नजरें मिया से हटकर मेरी गोद में चेरी पर टिक जाती है। वो हल्का सा हंसती है। बच्चे गिर जाते हैं, ये तो होता है। इसे घर ले जाकर चुप कराइए। यहाँ तमाशा मत कीजिए। अगर आप कोई झूठा क्लेम करेंगी तो हमारे पास लीगल काउंसिल है। वो अपना ब्लेजर ठीक करती है। आवाज में घमंड साफ है। वैसे भी ये एक प्रीमियम बूथ है। हम सिर्फ हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स को ही सर्व करते हैं। जाहिर है अलग वेल्थ लेवल्स के लिए सर्विस भी अलग होती है। वो थोड़ा झुकती है। आवाज इतनी धीमी कि आसपास के लोग हर शब्द सुन सके। अगर आपके एसेट्स उस लेवल के होते तो मैं घुटनों पर बैठकर आपके जूते चाटती। सवाल यह है कि क्या आप उस लायक है? ये सुनकर मुझे समझ आया कि क्या हुआ था। शेरी ने एक बड़ी एसयूवी देखी और उसे लगा कि ये उसके डैडी के लिए सही है। वो उसे पास से देखना चाहती थी। बैरियर की रस्सी बड़ों की हाइट पर थी। वो लाल रस्सी चेरी के सिर के ठीक ऊपर थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया।
फिर इस लिन ना ने उसे धक्का दिया और वो गिर गई। मैं आगे बढ़कर धीरे से मिया को पीछे खींचता हूँ और चेरी को वापस उसी गोद में दे देता हूँ। मैं लिन की तरफ देखता हूँ। मेरी आवाज शांत है। मैनेजर लिन, यही नाम है ना? कहा कि डिफरेंट एसेट लेवल्स पर डिफरेंट सर्विस मिलती है। मुझे लगता है ये फेयर पॉइंट है। लिना के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। उसे लगता है कि मैं पीछे हटने वाला हूँ। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। मैं पीछे खड़े बाकी स्टाफ की तरफ मुड़ता हूँ, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यहाँ डिस्प्ले पर 5 गाड़ियां खड़ी है। लिंडा ने बताया कि एक पहले ही रिजर्व हो चुकी है, बाकी 4 अभी अवेलेबल है। मैं हाथ उठाकर उनकी तरफ इशारा करता हूँ। मैं ये चारों ले लूंगा। क्या? लिना सन्न रह जाती है। बाकी स्टाफ भी हैरान है। मैं फिर से कहता हूँ, 4 गाड़ियां, फुल पेमेंट, कागजात तैयार करो। कोई हिलता तक नहीं। आपको लगता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? मैं अपनी जेब से बैंक कार्ड निकालकर पास की टेबल पर रख देता हूँ। फिर मैं फॉक्सवैगन बूथ से खरीदी हुई बीटल की पेमेंट रिसीट निकालता हूँ। मैं उसे टेबल पर पटक देता हूँ। ये फॉक्सवैगन की रिसीट है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। पोनीटेल वाली एक लड़की हिचकिचाती है, फिर पास आकर रिसीट उठा लेती है। वो उसे देखते ही दंग रह जाती है। उसका हाथ मुंह पर चला जाता है। वो मेरी तरफ देखती है और उसके चेहरे के पुराने भाव गायब हो जाते हैं। मिया अपना गुस्सा भूलकर तुरंत मेरे पास आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। बेब, क्या तुम सच में खरीद रहे हो? अगर खरीद भी रहे हो तो इनसे मत लो। मैं उसे प्यार से कुर्सी पे बिठाता हूँ। मुझ पे भरोसा रखो। मैं उसका हाथ थपथपाता हूँ। जब पेपर अचानक पूरा हो जाता है, मिया की एक हाई हील उतारता हूँ और उसे लिन्ना के सामने फेंक देता हूँ। वो जमीन पर पड़े जूते को घूरती रही। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैनेजर लिन, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं आपकी हाई नेटवर्थ क्लाइंट सर्विस के लायक हूँ? उसके होंठ कांप रहे हैं, पर आवाज नहीं निकल रही। भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं तो कुछ अपने फोन से फिल्मिंग कर रहे हैं। वो अब भी चुप है। मैंने अपना सिर हिलाया। लगता है आपकी कंपनी के सर्विस कमिटमेंट्स में काफी कमियां हैं। मैं उस पोनीटेल वाली लड़की की तरफ मुड़ा जिसने मेरा ऑर्डर प्रोसेस किया था। मैं चारों कैंसिल कर रहा हूँ। वो लड़की चौंक गई। सर, मैं लिन्ना का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। कार शो के दौरान सेल्स बढ़ाने के लिए शुरू के कुछ दिन अनकंडीशनल कैंसिलेशंस का ऑफर था। बाद के दिनों में सिर्फ छोटा सा डिपॉजिट करता है। नॉर्मल हालात में कोई भी गाड़ी खरीदकर तुरंत कैंसिल नहीं करता, पर अभी वही पॉलिसी उसे बर्बाद करने वाली चीज बन गई। तभी भीड़ के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। छोटे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर लू भीड़ को चीरते हुए अंदर आए। मैं उनकी तरफ मुड़ा। मिस्टर लू, आप यहाँ कैसे? गाड़ियां देख रहे हैं? वो मेरे पास आए और जमीन पर पड़े जूते को देखा, फिर बुत बनी खड़ी लिन्ना को। क्या चल रहा है? मैंने उन्हें सब शॉर्ट में बताया। मिस्टर लू सुनते रहे। उनका चेहरा गंभीर हो गया। वो कारों की लाइनअप की तरफ मुड़े और उनकी नजर एक एसयूवी पर टिक गई। वो रुके, वो वाली। उन्होंने अपना फोन निकाला और कुछ स्क्रॉल किया, फिर उसे मेरी तरफ बढ़ाया। क्या ये वही है? स्क्रीन पर बिल्कुल वैसी ही एसयूवी की फोटो थी, वही एंगल और सब कुछ। छोटे भाई, ये वही है जिसे मैंने रिजर्व किया था। तुमने भी इसके लिए डिपॉजिट दिया है? हाँ, मैं ये तुम्हें देने वाला था। वो कार की तरफ इशारा करता है। पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हें नया घर नहीं चाहिए, इसके बदले तुम्हें एक अच्छी कार दिला दूं। मैंने इसे अलग रखवा दिया था। डिलीवरी कल होने वाली थी। वो लिन की तरफ मुड़ता है और इसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तुमने बच्ची को धक्का दिया। लिन्ना का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। चेयरमैन लू, मुझे नहीं पता था। मिस्टर लू उसे जवाब नहीं देते। वो हाथ से इशारा करते हैं। कैंसिल कर दो, मुझे कार नहीं चाहिए। वो फोन निकालता है और डायल करता है। हेलो ओजंग, बूथ 6 पर वो डार्क ग्रीन एसयूवी जिसे मैंने रिजर्व किया था, उसे